हेलो 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 हेलो, जय हिंद जय हिंद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सृष्टु, कोमल, आयुषी, प्रिंस, श्रेया, हिमानी हिमानी, नेम सो नाइस, यू से इट ट्वाइस। यशस्वी, प्रियू, आदित्य, रेणुका, आदित्य नाम कितना अच्छा देखो, देव कुमार, संध्या, अंजलि, हाँ ठीक है, अशपाक, ट्विंकल, शिवानी, ब्यूटी, ठीक है भाई। फीवर भी है एक को, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, फीवर है तो क्या हुआ, आंखें तो दिख रही है ना, बस तुम अगर सुनाई भी दे रहा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। हेलो गाइस हेलो गाइस हेलो गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं कानों से, एक बार आग वाग लगा दो, दिल विल बना दो, समझ में आ जाए सब ठीक चल रहा है। हाँ भाई, क्या हो गया, क्या समस्या आ रही जीवन में? बेटा टेस्ट होगा क्लास में ही, मेरा भी टेस्ट होगा, तुम्हारा भी टेस्ट होगा। हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है चलो। हाउ आर यू, ऑल क्लियर? अच्छा ठीक है, ऑल क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है। आग वाग लग गई है, हाँ ठीक है, दिल वाले सब बना गए, हाँ कोई बात नहीं। चैप्टर आज दूसरा, मैंने अभी देखा कि तुम्हारी 7 बजे वाली कोई सी क्लास कैंसिल है क्या? मैंने अभी आज देखा। कोई अगर किसी को कोई आपत्ति हो आज की क्लास में 7 बजे तक अगर खींचा जाए तो आपको मेरी चैट क्यों नहीं दिखती है? सब दिखती है मुझे, ठीक है। हाँ कैसे हो कैसे हो सर, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। बेटा चेस में बेटा हार तब तक नहीं होती जब तक राजा टिका होता है, ठीक है। रानियां आएंगी जाएंगी और कोई प्यादा भी रानी बन सकता है, लेकिन एज लॉन्ग एज द किंग इज देयर ऑन द चेस बोर्ड, चेस गेम चलता रहेगा, ठीक है। चलो ओके, तो चैप्टर हमारा वहीं का वही है। चैप्टर आज ये खत्म हो जाएगा, इतना सही चैप्टर बचा है, इसमें ज्यादा दम अब है नहीं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। 8 बजे तक ले लो, ठीक है भाई, ले लेंगे। सर सुनो ना, सुनाओ सुनाओ, क्या है समस्या? नाउ अब अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? तो हमने जो देखा, हमने अभी तक क्या क्या देखा पहले वो देखते हैं। टिल नाउ वी अंडरस्टूड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीए माने करंट अफेयर नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ है यहां पे। 100 ग्राम मोटिवेशन चाहिए बेटा, मोटिवेशन तुम्हें 3 दिन आगे लेके जा सकता है, लेकिन आगे आने जाके और आगे लंबा चलने के लिए डिसिप्लिन काम करता है। नाउ अभी तक संविधान सभा को बनते हुए हमने देख लिया कि ठीक है साहब, ये संविधान सभा बन गई है। कैसे बनी है? फॉर्म्ड बाय या कंप्राइज्ड ऑफ, कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड members plus nominated members, ठीक है, ओके। तो इसमें जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड केम फ्रॉम इलेक्शंस हैपेंड इन, कहां, ये कहां हुए थे इलेक्शंस? हैपेंड इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, ओके। नॉमिनेटेड केम फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स माने हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, राजपुतानाज एरिया, उसके बाद मैसूर किंगडम, ऐसे कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। इन प्रिंसली स्टेटों में एक राजा होता था, प्यारा सा या बुरा सा जैसा भी होगा, और उस राजा का सिंहासन जो भी है, उसका दरबार वरबार सब कुछ है, वो अपना राजा अपने यहां से हैदराबाद से किसी को भेज देगा, कोई अपने मैसूर किंगडम से कोई अपना किसी को भेज देगा, कोई कहीं भी भेज देगा। यानी कि वो राजा के मन पे है कि वो किसको नॉमिनेट कर रहा है, कहां जाने के लिए, संविधान सभा में जाने के लिए। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जैसे हमारे प्रांत, जो ब्रिटिश इंडिया प्रांत थे, वो क्या थे, वो उनमें अपने अपने गवर्नर्स बैठा करते थे और एक एक विधानसभा हुआ करती थी, ठीक है। और वो विधानसभाएं क्या करती थी? उन विधानसभाओं में इलेक्शंस हुआ था, और वहां से लोग पहुंचे थे कहां पे? हमारे इसमें
हमारे इसमें संविधान सभा में, ठीक है। इलेक्शंस हुए थे थ्रू इलेक्शंस प्रोसीजर was proportional representation, representation through single transferable vote, transferable वोट, ये हुए थे, ठीक है। पीवाईक्यू लाए सर, बेटा पीवाईक्यू लाऊंगा और तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा प्रियांशी कि देखो तुमने ये पढ़ाई करी चैप्टर और तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किया वहीं की वहीं, तो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से, हिम्मत बढ़ेगी कि हाँ हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है, ठीक है। नाउ अब ये क्या हुआ, ये इलेक्शंस हुए, कहां हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, सिंध प्रोविंस, उड़ीसा प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, ये ठीक है। इन सारे प्रोविंसेस में विधानसभाओं में चुनाव हुए, चुनाव इस माध्यम से हुए। ये माध्यम क्या है, जिसमें हम चॉइसेस लिखते हैं कि मुझे पहला चॉइस कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, तीसरा कौन सा चाहिए, चौथा कौन सा चाहिए, ठीक है। अब इनसे क्या हुआ, इन जगहों से लोग चुन के गए यहां पे, तो इलेक्टेड लोग भी थे और नॉमिनेटेड लोग भी थे, जो कहां से आए थे, प्रिंसली स्टेट से आए थे। नाउ इसके बाद अब जब ये पहली बार सब लोग आके ऊपर बैठ गए, जितने हमारे 299 लोग थे ये, तो जब ये ऊपर बैठे जाके, तो इनमें सबसे बड़े बुजुर्ग सीनियर आदमी को हमने बना दिया कि आप बन जाओ टेम्पररी प्रेसिडेंट और हमारा चुनाव करवा दो, जो हमारा परमानेंट प्रेसिडेंट बनेगा। तो सत्यनारायण सिन्हा जी बने थे पहले, फिर उन्होंने चुनाव करवाया कि इन सब में से कौन 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 रियल में बैठेगा यहाँ पे 2-3 साल आगे, तो कौन बैठा, राजेंद्र प्रसाद जी बैठे, उनके साथ दो और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने 2 बनाए थे। संविधान सभा के देश के राष्ट्रपति नहीं बने अभी, ठीक है। देश में उस समय पे गवर्नर जनरल होगा आजादी के बाद, पहला राष्ट्रपति नहीं आएगा। प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा पहले कौन बने, राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है साहब, ओके। नाउ जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद पेश होता है क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये किसने पेश किया था, पेश बाय नेहरू जी, मूव्ड बाय नेहरू जी। तो मैंने ये कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, ये बात मूव्ड बाय नेहरू जी, इतना मैंने यहां पे कल लिखवा दिया था, मूव्ड बाय नेहरू जी इन या ऑन 13 दिसंबर 1946, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। भगवान मुझे शक्ति देना, क्योंकि मुझे या तो पेशेंस दे दो या मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं जेल वेल चले जाऊं, ठीक है। नाउ अब सुनना ध्यान से, तो ये क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो पेश हुआ था कहां पे, हमारी संविधान सभा में। पेश किसने किया, नेहरू जी ने किया, ऑन दिस डेट 13 दिसंबर 1946। इसमें 7, 8, 10 पॉइंट थे बड़े अच्छे अच्छे, और इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें ऐसी बातें लिखी थी कि संविधान सभा फर्मली रिजॉल्व करती है, ये तुम लिख चुके हो कल, ठीक है, फर्मली रिजॉल्व करती है कि इंडिया को बनाएगी एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, और ये रिपब्लिक में जो हमारी संविधान सभा है, ये कोई सा भी संविधान अपने लिए चूज कर सकती है फॉर अपने फ्यूचर की गवर्नेंस, ठीक है, डन। नाउ हमारे इंडिया में कैसी कैसी टेरिटरीज होंगी इंडिया में उस समय पे, या तो ब्रिटिश इंडिया होगा, या प्रिंसली स्टेट्स होंगे, या ऐसी टेरिटरीज जो हमसे जुड़ना चाहे, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सरकार बनेगी आगे फ्यूचर में, संविधान में जो पावर आएगी, सब कुछ होगी, ये सब का सब डिराइव होगी फ्रॉम वी द पीपल। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ओके। नाउ आपसे एक रिक्वेस्ट है, पॉलिटी आप ही पढ़ें, मैं पढ़ लूंगा भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। नाउ इसके बाद ये बोला गया कि जितने भी लोग रह रहे हैं हमारी इन सारी टेरिटरीज में इंडिया के, इन लोगों को क्या क्या मिलेगा, शैल बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। इन सब लोगों को मिलेगा फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, सब मिलेगी इन्हें। जस्टिस कैसी कैसी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमारे प्रीएम्बल के पार्ट बना है बाद में आगे चल के। फिर इक्वालिटी कैसी, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। फिर इसके बाद फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम कैसी, फ्रीडम भाई आजादी, कुछ भी बात बोलने की, कहने की, कोई भी आपको धर्म अपनाना है अपना लो, कोई सा भी धर्म नहीं अपनाना है मत मनाओ, ठीक है। वोकेशन, कोई भी काम कर सकते हो आप, कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, कोई भी एक्शन कर सकते हो, लेकिन ये सब का सब अंडर सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर, कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो जाए,
ये ध्यान में रखते हुए इन सब लोगों को, यहां पे भारत के रहने वाले लोगों को मिलेगा क्या कि जस्टिस, इक्वालिटी और सब आजादी। ठीक है भैया, वेरी गुड। नाउ पढ़ाएं सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, भारी मिस्टेक हो गया आपसे। नाउ जितने भी लोग इंडिया में रहेंगे जिनको हम ये सब आजादियां दे रहे हैं, उन लोगों में कुछ लोग होंगे जो माइनॉरिटीज होंगे, जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे, जो पिछड़ा वर्ग होगा, जो ऐसे एरियाज होंगे जो बैकवर्ड या ट्राइबल एरियाज हैं। माइनॉरिटीज माने क्या क्या उस समय पे देश में, क्योंकि जिन्ना उसमें आंदोलन क्या हुआ था, यार हम तो मुसलमान कम हैं, हमको तो भैया पाकिस्तान दिला दो, हमको तो हमारा देश बना दो सेपरेट। तो अब कई सारे और माइनॉरिटीज वो भी सोच रही थी कि पारसी लोग रहते थे, कुछ और भी लोग रहते थे, वो लोग कह रहे थे कि यार अगर हम रह गए तो हम तो पीटे जाएंगे यहाँ पे। तो यहीं पे क्योंकि देश आजाद हो रहा था और पूरी दुनिया देख रही थी इंडिया को आजाद होते हुए संवैधानिक रूप से, भाई संवैधानिक तरीके से। तो अब यहां पे नेहरू जी ने बोला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितनी माइनॉरिटीज होंगे, जितने बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज होंगे, जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सबको देंगे हम एडिक्वेट सेफगार्ड्स, इन सबको देंगे एडिक्वेट सेफगार्ड्स। हम यहां तक लिख चुके हैं, हम यहां तक लिख चुके हैं चाचा, ठीक है। हां, ये हमने लिख लिया है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ये हम लिख चुके हैं। ओके, मंजू मैम पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, यस वेरी गुड, यस यू आर पंकज, यू आर राइट। नाउ अब आगे चलो, एक और चीज बोली इन्होंने, बोला नेहरू जी ने कि क्योंकि हम अभी अभी आजाद हो रहे हैं, बगल में चाइना है, इधर बगल में जिन्ना का पाकिस्तान बनने वाला है, और इधर भी पाकिस्तान बनने वाला है एक और छोटा सा, और हमारे आसपास पता नहीं और कैसे कैसे देश होंगे फ्यूचर में, हम नहीं जानते। लेकिन इन्होंने बोला कि एक बात हम तब भी सब लोगों से कहेंगे, वो ये कि इंडिया का जितना भी टेरिटरी है, चाहे वो लैंड की टेरिटरी हो, चाहे वो एयर की टेरिटरी हो, चाहे वो समुद्र की टेरिटरी हो, हम उन सारी टेरिटरीज की हिफाजत करेंगे जैसे एक सिविलाइज्ड नेशन करता है। हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, हम गलत बातें नहीं करेंगे बाकी देशों से, लेकिन हम अपनी टेरिटरी की हिफाजत करेंगे जैसे बाकी सिविलाइज्ड नेशन करते हैं, चाहे वार्तालाप करके, और अगर हमसे जंग छेड़ी तो हम फिर जंग लड़ेंगे भी। ये एक धमकी थी पूरी दुनिया को धमकी क्या थी कि हमारी जितनी भी लैंड, सी और एयर, हमारी जितनी भी टेरिटरी है, हम उसकी हिफाजत कर सकते हैं और करेंगे। यह भी बोला कि इंडिया जैसा पूर्ववर्ती भारत जो हुआ करता था, सोने की चिड़िया जो होता था, यह सोने की चिड़िया हम अपनी पोजीशन वापस पाएंगे जैसी हमारी वर्ल्ड में पहले पोजीशन थी। 25% जीडीपी थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। तो हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि ऐसा लगे कि इंडियन, ऐसे इंडियन थोड़ी होते हैं। हम अपनी अच्छी इमेज बनाएंगे, वर्ल्ड पीस के लिए हम काम करेंगे। गुड, वेरी गुड। यानी कि 2 पॉइंट हमने समझ लिए, 2 पॉइंट इसमें और ये थे। अभी कौन सा पॉइंट पे आ गए? अब हम आ गए छठे पॉइंट पे। छठा पॉइंट क्या है? वी विल मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ आवर नेशन। कौन सी वाली? लैंड, सी और एयर। लैंड, सी और एयर इन द मैनर ऑफ, इन द जस्ट मैनर and according to the laws of civilized nation. Very good. ये इस समय इंडिया सोचो आजाद हो रहा है दुनिया भर के सामने, और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब भी इंडिया आगे चल के फ्यूचर में अगर हमारी कोई भी सरकारें हो तो वो अगर वो लड़ाई झगड़ा कुछ भी करें आगे चल के, तो वो उस तरीके से करें जैसे सिविलाइज्ड नेशन फॉलो करते हैं लॉज। जस्ट मैनर, एकदम बिल्कुल इंसाफ के तरीके से। ये किस टॉपिक के पॉइंट हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमने क्या पढ़ा है अभी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का अभी हमारा छठा पॉइंट चल रहा है। पिछली क्लास में 5 पॉइंट लिख चुके थे। ठीक है। हाँ, आपने एनसीईआरटी में ओआर में 8 पॉइंट्स बहुत ही शॉर्ट में लिखवाया था, बट कल लॉन्ग में लिखवाया है। तो कल, हाँ यस आफ्ताब, तो ये वाले जो पॉइंट है, ये पॉइंट बड़े अच्छे पॉइंट हैं। ये पॉइंट बहुत शानदार पॉइंट है और ये पॉइंट को आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है। नाउ इन्होंने क्या बोला कि हम अपने देश की टेरिटरी, हमारी जितनी भी है, लैंड, सी और एयर, हम उसकी हिफाजत करेंगे। कैसे करेंगे? इन जस्ट मैनर, इंसाफ के तरीके से। फिर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, ऐसे करेंगे। फिर इन्होंने बोला कि एक और चीज, वी विल अटेन, या इंडिया विल अटेन, इंडिया शैल अटेन
shall attain its rightful place, in the world, in the world, as it was before, as it was in ancient times, and we shall, and India shall work या contribute towards global peace and welfare of mankind. क्लियर है बात? कितनी सीधी बात थी ये, कितनी सरल बात थी कि भाई हम अपने देश की हिफाजत कर लेंगे, कोई हमसे अगर बदतमीजी नहीं करेगा तो हम बदतमीजी नहीं करेंगे, कोई अगर हम पे पहला वार करेगा फिर हम डिस्प्रपोर्शनेट वार करेंगे। दूसरी चीज, इंडिया अपनी पुरानी पोजीशन जैसी उसकी वर्ल्ड में हुआ करती थी हम वो अटेन करेंगे, और हम वेलफेयर अपनी पूरी मानवता के लिए हम काम करेंगे, हम इसके लिए रेडी हैं। हम कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स क्या, ग्लोबल पीस, कि दुनिया भर में शांति हो, उसके लिए इंडिया विल बी ऑलवेज देयर, जितना हमसे हो सकेगा। चलो आगे वाला एक पॉइंट है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने कितने पॉइंट देख लिए? 6, 7 और एक ये 8वां पॉइंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं अलग से लिख के लाया हूं। ये उसका एज इट इज टेक्स्ट था, ठीक है। हमने जब नेहरू जी की बात सुनी, नेहरू जी ने बोला था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि इंडिया में कौन कौन सी टेरिटरीज होंगी, ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज, प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरीज और ऐसी टेरिटरी जो हमसे जुड़ना चाहे, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि ये जो टेरिटरीज होंगी, वेयर इन द सेट टेरिटरीज, पहले सुन लो पूरी लाइन, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं इसका हिंदी रूपांतरण लिखवाऊंगा, ठीक है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या कहना चाह रहे थे नेहरू जी। ये जो लैंग्वेज पढ़ोगे आप, लैंग्वेज बड़ी टफ लगेगी, लैंग्वेज जरा पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। वेयर इन द सेट टेरिटरीज, वेयर ये अपना लिखा है विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज, और ऐसी बाउंड्रीज जो आगे चल के संविधान सभा डिसाइड करेगी या आगे चल के संविधान डिसाइड करेगा, शैल पोजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस टेरिटरीज, ये अकॉर्डिंग विद एंड टुगेदर विद रेसिडुअरी पावर्स, एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सरकार एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेव एंड एक्सेप्ट वो वाली पावर्स जो फंक्शंस मिले हैं किसको, यूनियन को, या संविधान ने बोले होंगे जिसको भी। तो अब पहले इसको लिखना मत, पहले समझ लो, इसको लिखो मत अभी, मुझे पता है तुम लोग इसको लिखने में लगे पड़े होंगे, पहले सर लाओ लिख डालें। ये एज इट इज एक टेक्स्ट है, ये जो उन्होंने वहीं पढ़ के बोला था, लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसकी सरल भाषा जो आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। आप अगर एग्जाम में इसको लिखोगे तो आप लिखते रह जाओगे, कोई ना कोई वर्ड आपसे मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। इसका मतलब क्या है, नेहरू जी कहना ये कहना चाह रहे थे कि स्टेट्स विल बी ऑल पावरफुल, मीनिंग states will be all powerful, कि भाई जो भी हमारे स्टेट्स बनेंगे आगे चल के, जो भी हमारे प्रोविंस बनेंगे आगे चल के, ये सारे के सारे स्टेट्स को हम ताकत दे रहे हैं कि उनकी जैसी बाउंड्री हो, आड़ी टेढ़ी तिरछी छोटी बड़ी जैसा भी हो, ठीक है, वो स्टेट्स अपने अपने एरिया में पूरे पावरफुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विल बी ऑल पावरफुल एंड सेल्फ रूलिंग, they get to do everything, जो पार्ट होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, which is part of administration, ठीक है, unless constitution specifically gives
दैट पावर टू यूनियन। हां, कहां से लिखना है भाई, कोई बताओ। ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 8वां एक पॉइंट है जो हमने देखा कि इन्हें ऐसा नेहरू जी ने बोला। अब नेहरू जी ने जो ये बोला, इतनी बड़ी बात, उसका मतलब ये है जो मैंने अभी यहां लिखा है। आपको चाहे तो ये कॉपी कर रही हो, कर लो कॉपी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपको समझना जरूरी है। मेरा काम है कि आपको मतलब समझ में आ जाए। अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया तो ये लिखने का, इस पोथियां बनाने का कोई मतलब नहीं है, फिर रह जाना, नोट्स ही नोट्स बनाते रह जाना, सिलेक्शन कोई और पा जाएगा। लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर क्या मतलब रह गया? सुनना ध्यान से। नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक पॉइंट ये था, और पॉइंट ये कहता था कि वेयर इन द सेट टेरिटरीज, टेरिटरीज कौन सी? जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है और जो प्रिंसली स्टेट्स का पार्ट है, और ऐसी टेरिटरी जो फ्यूचर में आएंगी। तो ये सारी टेरिटरीज, चाहे इनकी बाउंड्री बाद में चेंज हो, चाहे संविधान सभा चेंज करे, चाहे संविधान चेंज करे, ये सब की सब एक ऑटोनॉमस यूनिट बनी रहेंगी। और ये भी बोला कि इन सब के हाथ में रेस्टोरेटरी पावर रहेगी। ये भी बोला कि ये सारे फंक्शंस ऑफ सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकती जो काम यूनियन के पास है। हां हां, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर इस बार का पीडब्ल्यू ऐप अपडेट आया है, वो बहुत खराब है, बहुत प्रॉब्लम से, कृपया टीम से। ओके ठीक है, ओके गॉट इट, ये बात हम बात कर लेंगे। इसका मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब ये है कि स्टेट्स के पास पावर रहेगी, स्टेट्स सेल्फ रूलिंग रहेंगे, दे गेट टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ये सब का सब जो उनके प्रशासन का पार्ट है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो काम संविधान कहता है कि ये काम यूनियन करेगा। फॉर एग्जाम्पल फॉरेन पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल करेंसी, फॉर एग्जाम्पल रेलवेज, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, ये ऐसे बड़े बड़े काम जो संविधान ने कहा है कि ये काम देश का यूनियन करेगा, देश का सेंटर करेगा, दिल्ली केंद्र सरकार करेगी, पार्लियामेंट करेगी, समझ, ये वो बात है। ठीक है, ठीक है। एक बार सुन लो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सुन लो ध्यान से। ये नेहरू जी का 8वां एक ऐसा पॉइंट था। ये पॉइंट ये कहता है कि किसी भी हाल में आगे चल के, जैसे भी चाहे स्टेट हो हमारे, कैसे भी बने, ठीक है, वो स्टेट अपने आप में सेल्फ रूलिंग, सेल्फ अपने गवर्निंग पार्टी होंगे, पावरफुल होंगे वो स्टेट्स, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो काम सेंटर कर रहा है। गॉट इट? गॉट इट। तो यानी कि संविधान स्पेसिफिकली कुछ कुछ काम दे देता है किसको? यूनियन को करने के लिए। यूनियन क्या करता है? यूनियन क्या करता है? यूनियन बड़े बड़े काम करता है देश के, देश का डिफेंस, देश का करेंसी, देश का रेलवेज, देश का कुछ और काम, एयरपोर्ट्स, देश के सारे बड़े बड़े जितने भी चीजें, वो सब का सब। अगर समझ में नहीं आया, नोट पे नोट करने निकल गए हो तो फिर नोट ही करते रह जाओगे, और सिलेक्शन कोई और निकाल लेगा जिसको समझ में आ चुका होगा। तो जिसको भाई समझ में नहीं आ रहा है वो अभी भी मेरे से बात कर ले, पूछ ले, टेलीग्राम पे मैसेज कर ले भाई, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ले भाई कि सर डाउट आया, नहीं समझ में आया, कमेंट करके पूछ लो, सर नहीं आया समझ में। क्लियर है? हाँ, मैंने आपका पॉइंट ही लिखा है, जो आपने उसका मीनिंग लिखवाया वो ठीक है। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, यस। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी नेहरू जी की बात करने का मतलब ये है कि स्टेट्स, जितने भी स्टेट आगे चल के बनेंगे, ये स्टेट आगे चल के चाहे जैसे भी रहें, छोटे बड़े, आड़े टेढ़े, कोई भी हो, कैसा भी हो, ये सारे के सारे स्टेट अपने आप में पावरफुल हैं, अपने आप में सेल्फ रूलिंग हैं। यानी ये स्टेट अपने आप डिसाइड करते हैं हमारे यहाँ पुलिस कैसी होगी, हमारे यहाँ डीजी, हमारे कमिश्नर होगा या हमारे एसएसपी होगा, है ना। ये स्टेट अपने आप डिसाइड करते हैं अंदर अंदर आपस में। भाई किसी किसी स्टेट में कहीं पे कमिश्नर होते हैं, कहीं पे ये भाई ये होते हैं एसएसपी होते हैं, कहीं पे आरटीओ टैक्स कम होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कुछ और चीज होती है, कुछ और चीज होती है। तो यानी स्टेट अपने अपने पावरफुल हैं अपने अपने एरियाज में, ठीक है। ये अपने आप हर काम ऑलमोस्ट अपना सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जो संविधान कहता है कि वो काम किसके पास जाएगा? यूनियन के पास। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? हां, गॉट इट? रेसिड्यूअरी पावर, रेसिड्यूअरी पावर नहीं बता रहे सर, अभी तक आपने रेसिड्यूअरी पावर नहीं बताई, रेसिड्यूअरी पावर नहीं बताई आपने। ये पावर हमने और कहां देखी है? ये हमने कहां देखी है? ये हमने देखी है चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रेसिड्यूअरी पावर।
रेसिड्यूरी पावर में मैं चीख चीख के रह गया कि ऐसी पावर जो हमने आगे चल के हमने अभी तक कोई ऐसा सिस्टम समझा नहीं था, अगर उस पर कोई कानून बनाना होगा तो पावर किसके हाथ में जाएगी? सेंटर के हाथ में जाएगी। और उस समय हमने बताया था कि भाई चैप्टर 1 में वो पावर किसके हाथ में थी? वाइसरॉय के हाथ में थी। ठीक है, आगे चलूं मैं। अब इन सब के अलावा भी संविधान सभा ने कुछ और काम किया था। इन सब के अलावा भी संविधान सभा ने कुछ और काम धाम कर रखे थे, कुछ और काम धाम थे। तो जैसे इन्होंने क्या किया था, एक तारीख याद करो हमारी, मई 1949, मई 1949। तो इस दिन इन्होंने क्या किया था? इस दिन इन्होंने हमारी मेंबरशिप को रेटिफाई किया था कॉमनवेल्थ में। ठीक है, रेटिफाइड मेंबरशिप, इंडियाज मेंबरशिप ना कहोगे, किसकी मेंबरशिप? इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है? पूछो एक बार, जरा हिम्मत करो, जरा पूछो तो सही, बताऊं अभी तुम्हें। हाँ ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका, कीनिया, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, इंडिया, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया, ये सारे देश जो पहले क्या थे? जो पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, जो पहले इस एक इंग्लैंड के गुलाम थे, ये सारे देश इधर 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 इधर, ये सारे के सारे देश क्या कहलाते थे? कॉमनवेल्थ। और इस कॉमनवेल्थ में भाई हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, याद करो। कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं? उसमें ये सारे के सारे देश गेम, इसमें ये सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं जो देश यहां हैं। ठीक है, नाउ क्या होता है? कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप पाना खराब बात भी नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन इन सारे देशों का एक इतिहास है। क्या इतिहास है? कि भाई ये सबके सब गुलाम थे अंग्रेजों के। तो हमारी मेंबरशिप कॉमनवेल्थ में होगी कि नहीं होगी, ये संविधान सभा ने रेटिफाई किया, मतलब कि इसको ओके किया। ओके किया, रेटिफाई का मतलब होता है कि गारंटी दिया। भाई रेटिफाई मतलब होता है कंफर्म कर दिया कि ठीक है, होनी चाहिए। ओके, थर्ड वर्ल्ड कह रहा है वो, थर्ड वर्ल्ड तो सारे ही थे उस समय पे। नाउ चलो दूसरी, इन्होंने और एक काम किया। जब हमारा संविधान लिख के एकदम बस रेडी हो रहा था, 22 जुलाई 47, हम अपना काम धाम आगे बढ़ा रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, हमें लगा हमारा संविधान बनने के भैया भी रास्ता है। तो उस समय पे इन्होंने हमारे देश का नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था। अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। हमारा वंदे मातरम, हमारा जनगण मन, इनमें से नेशनल सॉन्ग कौन सा है? बेटा? इस बार बहुत चर्चा में भी है। हाँ ठीक है, तो जब बिल्कुल हमारा संविधान रेडी हो गया, ऑलमोस्ट बस साइन होने ही वाला है, तो उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या किया? इन्होंने अडॉप्ट किया था नेशनल एंथम। अडॉप्टेड नेशनल एंथम। फिर साथ में इन्होंने किया था नेशनल फ्लैग, सॉरी नेशनल सॉन्ग, साथ में जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने, वो इन्होंने कंफर्म किया था। ठीक है, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, एक्सपर्ट कमेटी के अलावा बाकी कमेटी भी याद करनी है बेटा। एक्सपर्ट कमेटी तो खाली एक थी जो संविधान सभा से पहले आई थी, अब संविधान सभा की कमेटी देखेंगे हम। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता था, क्या नहीं पता था? सीईसी को क्या नहीं पता था उन्हें? तो भाई क्या क्या किया हमारे संविधान सभा ने? खाली संविधान बनाने के अलावा और नॉर्मल कानून बनाने के अलावा इन्होंने कॉमनवेल्थ में हमारी मेंबरशिप को रेटिफाई किया, कंफर्म किया। ठीक है, नाउ आप डेट ईयर आगे पीछे क्यों लिख रहे हैं? पहले 49 फिर 47। अरे भाई सॉरी,
मैं हूं गंवार, मैं हूं अनपढ़, मुझे पता थोड़ी है कुछ। हाँ, मई 1949 जो लिखा है वो सही है, वो सही है। मई 1949 इज राइट, 22 जुलाई 1947 इज राइट। भरोसा रखो, भरोसा रखो, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत मेरे मास्टर ने मुझे पढ़ाया था। हाँ, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में डिफरेंस नहीं पता था सीईसी को, हैं? ये कब हुआ? ये भी हो गया क्या? आपने यूपीएससी दिया है कभी? नहीं भाई, यूपीएससी वाले मने कर दिए थे कि सर आप मत दो यूपीएससी हमारे यहाँ के, ये छोटा मोटा एग्जाम है, ये आप क्या करोगे देखे? आप सीधे एग्जाम दो, कोई चाइना का गाँव गाँव वाला एग्जाम दे दो। हाँ, जो लिखा वो ही ठीक है, ये लोग बच्चे नहीं हैं। अच्छा, भाई कंपटीशन तुम्हारा बहुत टफ है, क्योंकि तुम्हारे जो बैचमेट्स हैं ना वो बहुत जीनियस हैं। उन बैचमेट्स, इतने जीनियस बैचमेटों को दिक्कत ये हो जाती है कि भाई 1949 सर आपने ऊपर क्यों लिखा, सर आपने ऊपर क्यों लिख दिया, सर क्या कर दिया आपने, ऐसी बड़ी तबाही मचा दी आपने, ओफो। अब मैं किससे पढ़ा था? मैं पढ़ा था एकलव्य की तरह पढ़ा था। मैंने खाली फोटो लगा रखी थी पॉलिटी के सबसे बड़े किंग की और आईना, ठीक है, और मैंने बस खाली उसको देख देख के मैंने पढ़ाई करी है। एकलव्य की तरह मैंने अंगूठे की मैंने कुर्बानी दी अपनी, ठीक है। नाउ आगे चले, कहानी अपनी आगे बढ़ाए, बहुत काम है आगे अभी। अब चलो कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हम जानेंगे कमिटीज क्या है। कमिटीज भाई बड़ा काम होगा आगे। अब क्या होगा? देयर वर in order for constituent assembly to function as a constitution making body as well as an interim parliament there were various committees, कई सारी तरह की कमिटीज थी, various committees which took up different tasks। इन्होंने अलग अलग टास्क उठाए थे, different tasks, ठीक है, of the country's administration, ये एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं, of the country's future governance, ठीक है। इसमें कुछ मेजर कमिटीज थी, कुछ माइनर कमिटीज थी। देयर वर 8 major committees and other minor committees। हाँ, 2 पॉइंट को 3 पॉइंट क्यों लिख दिया ये नोटिस करते हैं ये लोग। अरे ये सारे जीनियस हैं, ये एग्जाम बहुत छोटा है इन लोगों के लिए भाई। इन्हें इनका बस चले ये अपने पूरे जिला को आजाद घोषित करा दें, ये कह दें नहीं 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 नहीं, जहां हम रहते हैं वो तो एक सेपरेट रिपब्लिक है, अलग ही रूल चलता है इन लोगों का भाई। जो ये कह दें वो एकदम भगवान की कही बात है। हाँ, इंडिया को इक्वली भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, बाउंड्री डिसाइड। क्या आप भी लेफ्ट हैंड से लिखते हो? सर आप भी लेफ्ट हैंड से लिखती हो? यस बेटा मैं लेफ्ट हैंड से लिखती हूं। हाँ, क्या करें, मेरे घर वाले मुझे बचपन में बहुत मारते थे, कहते थे राइट से मत लिख, लेफ्ट से लिख। चलो चलो, तो जब संविधान सभा बन रही थी उस समय पे, या बन चुकी थी, तो संविधान सभा कई सारे अपने काम कर रही थी, ठीक है। ये काम करते करते इनको ये सारे 300 200 300 लोग मिलके सारे काम नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, इस संविधान सभा ने अपने अंदर 8 मेजर कमेटी बना ली बड़ी बड़ी, और बाकी कुछ छोटी छोटी माइनर कमेटी, कुछ भी और छोटी छोटी माइनर कमेटी वो बना ली।
तो अब देखते हैं एक बार वो कमेटी कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। सबसे पहले देखो भाई, कमिटीज में हमने जो जो तुमने बड़े बड़े नाम सुने हैं, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, फिर हमारे सरदार पटेल जी, फिर आंबेडकर जी, ठीक है, ये सारे इन लोगों के अंडर अंडर बड़ी बड़ी कमिटीज थी। ये सारी क्या है, ये सारी मेजर कमिटीज हैं, मेजर कमिटीज हैं, ठीक है। लिखना नहीं है, ये डेटा है खाली, ये डेटा है खाली, ये डेटा है खाली। अब ये कमेटी का मतलब क्या है, ये कमेटी क्या है, यानी नेहरू जी के पास यूनियन पावर्स कमेटी है, यूनियन संविधान कमेटी है, स्टेट्स कमेटी है। इनके पास एक है माइनर कमेटी भी और थी कि द कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो माइनर कमेटी में आ गई, ठीक है। फिर राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाली ये दो नहीं थी, दो माइनर और कमेटी भी थी, ठीक है। ये स्टीयरिंग कमेटी हो गई और हमारी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हो गई। वल्लभ भाई पटेल जी के पास बड़ा बड़ा काम थे, बहुत हैवी काम थे, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी भी इनके पास थी, और एडवाइजरी कमेटी जिसके अंदर खुद 5 सब कमेटियां थी। एक इनमें से थी द ड्राफ्टिंग कमेटी, द हीरो कमेटी। ये कमेटी हीरो थी, वेरी हीरो कमेटी, ठीक है। नाउ मेजर कमेटी लिखनी है, तुम्हारा मन है लिखनी हो लिखो, मत नहीं लिखनी हो मत लिखो, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि ये क्या है, ये हमारी संविधान सभा के मेंबर्स हैं, मेंबर्स, मेंबर्स। जैसे आज की तारीख में कोई अपने पार्लियामेंट में कोई कमेटी सुनी है कभी तुमने, किसी कोई कमेटी सुनी है कभी? जॉइंट सेलेक्ट कमेटी हमारे यहां होती है, जॉइंट हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जेपीसी कहते हैं हमारी कमेटी को। तो उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें मेंबर्स होते हैं। जो हमारा वक्फ एक्ट था, वक्फ एक्ट, ये वक्फ एक्ट को, ये इसमें जो अमेंडमेंट हुए थे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट एक्ट ये गया था कहां पे? एक कमेटी के पास। उस कमेटी ने इस पे स्टडी किया था, उन्होंने स्टडी करके ये बताया कि इस वक्फ एक्ट में ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ऐसे करके बताया था, ठीक है। ये क्या हो रहा था, ये इन्होंने एक वक्फ एक्ट को भेजा था एक हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, ठीक है। नाउ अब ये तो था भाई, ये तो है आज का जमाना। उस समय पे जब देश नया नया बन रहा था, दुनिया हमको देख रही थी हमारा बनते हुए, और इस समय पे हमने देखा कि कैसे संभाले देश को। तो यूनियन पावर्स कमेटी की, यूनियन पे क्या पावर्स होनी चाहिए, यूनियन संविधान कमेटी, हमारी स्टेट्स कमेटी, हमारी कुछ और कमेटी, ये सब दिए इन मेंबर्स को कि भाई ये बड़े बड़े काम हैं, ये बड़ी बड़ी मेजर कमेटियां हैं, इनको सर आप संभाल लेना, ठीक है। नाउ इन्होंने ये अध्यक्षता करी इन कमिटीज की। इसके बाद ये कमेटी अपनी काम करी, इन्होंने अपना काम किया। कुछ और इसमें और डेटा ही है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो इनके पास 5 सब कमेटियां थी एक बड़ी कमेटी के अंदर। क्या है वो कमेटी का नाम? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज, एडवाइजरी कमेटी ऑन ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ठीक है। इन सबके भी डिफरेंट सब कमेटियों के अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी जी, एचसी मुखर्जी जी, फिर हमारे गोपीनाथ बारदोलोई जी, फिर इसके बाद हमारे एवी ठक्कर जी, और ये वाली जो कमेटी थी ना, ये एनए, क्योंकि ये कौन सी है? ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, यानी कि पाकिस्तान के एरियाज जो चले गए उस तरफ, तो वो हमारे साथ नहीं रहे, ठीक है। अब जब हमारे साथ नहीं रहे तो फिर इस कमेटी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। नेवर फंक्शनड। हाँ, हम स्टेट रिलेटेड वर्ड लिखते हैं तो वार्निंग आ जाती है, ब्लॉक की डाउट कैसे पूछ, क्या? इसको बेटा बस ये लिख लो जो मैंने अभी कमेटी इसके शुरुआत में तुमको बोला सबसे पहले, कि ये लिखो जो भी मैंने यहां लिखवाया है, ठीक है। ये कि भाई कमेटीज थी, ये कमेटीज क्यों थी? ये कमेटीज उस समय पे देश का इंटरिम पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। कौन? हमारी संविधान सभा। तो संविधान सभा अपना काम करवा पाए, इसके लिए देयर वर वेरियस डिफरेंट टास्क जो अपने फ्यूचर कंट्री के हमारे गवर्नेंस के लिए थे, और उनको टेकअप करने के लिए देयर वर 8 मेजर कमिटीज एंड अदर माइनर कमिटीज, ठीक है। अब ये डेटा है, इन कमिटीज के नाम याद तुमसे ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने 3-4 नाम लिख दिए अगर अपने आंसर में कि नेहरू जी के पास, हमारे पास ये कमेटी थी, इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास स्टीयरिंग कमेटी थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐसे ऐसे करके मेजर कमेटियां थी। आगे बढ़ो, ठीक है। नाउ इसके बाद आगे चलो, सरदार जी के पास ये ऐसी 5 कमेटियां थी जो अपने आप में सेपरेट काम कर रही थी। ये सब 5 सब कमेटियां थी, इन सबके अपने अपने भाई अध्यक्ष थे। ये रहे गोपीनाथ बारदोलोई जी, एचसी मुखर्जी जी, फिर एवी ठक्कर जी, ये वाले कभी काम ही नहीं करी क्योंकि ये पाकिस्तान चली गई।
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज गए, ये तो उधर चले गए पाकिस्तान में। तो फंडामेंटल राइट सब कमेटी, भाई फंडामेंटल राइट कैसे हो, किन को हो, कब दिए जाएं, कैसे दिए जाएं, ये सारी बातें। फिर माइनॉरिटी सब कमेटी, भाई माइनॉरिटीज कौन है, उन पे क्या अधिकार होंगे, उनको और क्या क्या चीजें दें, ठीक है, ये सब। फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, ये दे दी एक, भाई नॉर्थ ईस्ट के एक हमारे मेंबर थे गोपीनाथ बारदोलोई जी, उनको दे दिया, ठीक है जी, ओके। प्रीलिम्स भी देना है तो अब मेंस देना है, ओ अच्छा, तुम्हारी समस्या ही अलग है, कोई बात नहीं। नाउ आगे चलते हैं, कुछ माइनर कमिटीज हैं, माइनर कमिटीज, माइनर कमिटीज। तो इसमें एक नाम लिख लेते हैं, नेहरू जी के पास एक बची थी, नेहरू जी, नेहरू जी के पास जो बची थी उस कमेटी का नाम था स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन, स्पेशल कमेटी, स्पेशल कमिटी, कमिटी टू एग्जामिन, टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद अंबेडकर जी, नहीं सॉरी, अंबेडकर जी के पास तो एक ही थी। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, चलो राजेंद्र प्रसाद जी, नाम के आगे जी लगाना इन सबके। जब भी अपना आंसर लिखना तुम्हारे आंसर में अकड़ नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, तुम्हारे आंसर में अकड़ नहीं दिखनी चाहिए। ये बड़े बड़े लोग थे, ये पॉलिटिशियन नहीं थे, ये लीडर्स नहीं थे, ये स्टेट्समैन थे, ये नायक नहीं थे, महानायक थे, ठीक है। इनके नाम के आगे हमेशा जी लगाना। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी, याद रखना हमेशा, ये बहुत बड़े लोग थे, ये इतने बड़े लोग थे कि अब दोबारा हो नहीं पा रहे हैं ये पैदा, ऐसे ऐसी ऐसी सोच वाले लोग थे ये। सरदार पटेल जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, गांधी जी। गलत, तुम्हारे आंसर में ऐठन नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हारे आंसर में अकड़ नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा आंसर दिखना चाहिए कि यार यू रिस्पेक्ट द पीपल हु मेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ओके। नाउ इनके पास दो और कमेटियां थी जो माइनर थी। तो पहली कमेटी थी फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, और दूसरी एक कमेटी थी इनके पास, वो उसका नाम था कुछ एड हॉक कमेटी थी किसी एक चीज पे, एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ठीक है, ओके। नाउ अगले पे आ जाओ, पत्ताभी सीतारमैया जी पे, पत्ताभी सीतारमैया जी, पत्ताभी सीता रमैया, रमैया जी, ठीक है। इनके पास दो तीन कमेटियां थी जो कि माइनर थी, ठीक है। हाउस कमेटी, ओ भाई ये नेशनल लिखा है मैंने, मेरी से गलती, प्लीज मेरी गलती, मुझे माफ कर देना, ये नेशनल फ्लैग लिखा हुआ है, इस पे ये समझ जाना, हाउस कमेटी, ठीक है। इनके पास एक और कमेटी थी, और कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एस वरादाचारी जी, एस वरादाचारी जी, ठीक है। इनके पास दो कमेटियां थी मेरे ख्याल से, एक थी एडहॉक कमेटी कोई सी पता नहीं, और ऑन सुप्रीम कोर्ट कुछ और, यू आर रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय टू पीपल, सरदार पटेल जी एंड नेताजी, ऑफ कोर्स, ठीक है, करेक्ट भाई, होने भी चाहिए। दीज वर आइकन्स, दीज वर बीकन्स। जो समय ये लोग जो भाषण बोले हैं, जो समय इन लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, वो किताबें आज भी रेलेवेंट है। इमेजिन करो 70-75 साल बाद।
ठीक है। एड हॉक कमिटी, एड हॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, फिर एड हॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, एड हॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, ठीक है। इसके बाद एक बचे और, कई सारे थे, उषा मेहता थे, ये थे, वो थे, ठीक है। प्लीज भाई आप बता दीजिए कि टेस्ट कितनी देर में होगा, तो तुम्हें टेस्ट ही देना है सीधा। एड हॉक कमेटी, एड हॉक कमेटी मतलब होता है कि खाली इस काम के लिए है, फिर ये कमेटी खत्म हो जाएगी। एड हॉक कमेटी मतलब होता है कि एड हॉक कमेटी खाली इस काम के लिए आई है, फिर ये कमेटी गायब हो जाएगी। जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, पार्लियामेंट में हम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी पढ़ेंगे, एड हॉक कमेटी पढ़ेंगे, एड हॉक जजेस पढ़ेंगे, कुछ और भी एड हॉक वर्ड खूब आएगा। एड हॉक मतलब होता है ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर काम, एंड देन जब भी काम पूरा हो जाए, देन दैट काम विल बी डन एंड दिस कमेटी विल बी डन। आप खाते हो तो भूख लगती है। अरे अच्छा, अरे यार अच्छा, सॉरी सॉरी। नालिनी रंजन सरकार, रंजन सरकार जी, ठीक है। इनके अंदर भी कुछ कमेटी थी, तो इनके अंदर कमेटी ले लो भाई। कौन सी थी इनमें? एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ संविधान। ये हमारे देश के फाइनेंस से समझती थी। एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमिटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एड हॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट मतलब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कैसी हो, कहां हो, उसमें जजेस पहले वाले कौन से आएंगे, उसमें सबसे पहले वाले केसेस ये जजेस लोग कैसे लेंगे, बस खाली ये। तो ये काम खाली सुप्रीम कोर्ट का कुछ काम समझने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस लिखने के लिए संविधान में एक सेपरेट कमेटी बनी हुई थी, ठीक है। ओके, तो ये एक कमेटी हो गई। फिर इसके बाद एक और कमेटी इनके साथ ही थी, तो इनको एक और कमेटी दी थी भाई, कि भाई आप भी देख लेना। क्या बताना है दीपशिका? ये याद रखना है। देखो बेटा, ये अब तुम्हें मैं कैसे बताऊं, ये खुद जब मैंने इसको 2-3 बार लिखा है तब जाके भी मुझसे ये याद हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये मेरी ऐसे क्लास के नोट्स हैं, ये मेरे जब मैं पढ़ता था, ये नोट्स ऐसे मैंने बनाए थे। नाउ ऐसे ही ये वाले जो डेटा है, फैक्चुअल डेटा है, हो सकता है तुम्हें ये याद ना रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हें 2-4 नाम तो याद रहेंगे, रह जाएंगे। नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, पत्ताभी सिद्धरामैया जी, ठीक है। इसके बाद हमारे एस वराताचारी जी, ये हमारे नलिनी सरकार जी, इनके नाम। फिर आगे चलते हैं। एस के दार, ये हमारे कौन से पॉइंट पे आ गए हम? 6ठे पॉइंट पे। एस के दार, एस के दार जी, ठीक है। अब इनके पास एक कमेटी थी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी। फिर 7, इसके बाद हमारे उषा मेहता जी, ए.के. अय्यर जी, ए.के. अय्यर जी। या मैं एक काम करूं,
मैं ये कमेटी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, तुम भरोगे इनके नाम। अब एक एक नाम है बस खाली सबके, और एक एक कमेटी है उनकी अपनी अपनी, ठीक है। नाउ इनको 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 भैया अब तुम लिखना, डॉक्टर के एम मुंशी जी, ये रहा होमवर्क तुम्हारा, के एम मुंशी जी। फिर 9, इसके बाद 9 में लेते हैं हम कलर कौन सा, हाँ भाई, जीवी मावलंकर जी, मावलंकर जी, ठीक है। उषानाथ सेन जी, अरे क्या सर जी, अच्छा ठीक है। एक बार तुम्हें मैंने कोई चीज अच्छी बता दी तो तुम्हें लगेगा सर अब तो हम इसका मजाक ही उड़ा देंगे पूरा। बेटा ये नाम याद रख लोगे ना, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने ना इतने बड़े शख्स का नाम आपको याद रह गया, बड़ी बात है। अगर मैं आंसर लिख रहा हूं, सर जी आप तो किडनैप हो गई थी, वीडियो देखे थी, मैं किडनैप हो गया, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। इनके कमेटी, इनके पास एक एक कमेटियां थी, इनके नाम आप लिखोगे। लक्ष्मीकांत में है, यूपीएससी वाला में है, इंटरनेट पे है, पार्लियामेंट की वेबसाइट पे है, संविधान सभा की वेबसाइट पे, ठीक है। ये तुम लिख लोगे अपने आप, ये नाम तुम लिख लेना, कोई बड़ा काम नहीं है। इनमें से खाली और खाली जो आपको ये 2 नाम दिखे हैं, ये और ये है नॉट ए मेंबर, नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एस वरादाचारी जी और नलिनी रंजन सरकार जी। ये दोनों के दोनों संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। ये दोनों के दोनों क्योंकि स्मार्ट लोग थे, ये दोनों के दोनों ज्यादा लॉ जानते थे, तो इनको बाहर से बुलाया गया था। इनको बाहर से बुलाया था, इनको बोला था कि आप लोग आओ और हमारे यहां जरा ये सुप्रीम कोर्ट पे एडहॉक कमेटी और सिटीजनशिप पे एडहॉक कमेटी, इसको आप संभाल लेना, और आप क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो तो आप आओ जरा और जरा ये देख लेना कि हमारे संविधान में जो फाइनेंशियल प्रोविजंस हैं, प्रोविजन मिट गया क्या, फाइनेंशियल प्रोविजंस, आप एक बार वो जरा देख लेना कि हमारे संविधान में फाइनेंशियल प्रोविजन ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों एस वरादाचारी जी और हमारे नलिनी रंजन सरकार जी, ये दोनों के दोनों संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, याद रखना। हां, किडनैपर के यहीं से क्लास ले रहे हैं क्या? किडनैपर को हो गया, मैं किडनैप कहां हो गया? हाँ, अपनी इवनिंग डाइट बता दीजिए। वीगन चाय और ये चिप्स है पता नहीं कौन से, ये है छिपकली की खाल, ये छिपकली की खाल है पर्पल सी, है ना। मैं बहुत ज्यादा जानवर से प्यार करता हूं, इसलिए मैं जानवरों की कोई ऑर्गन की तस्करी नहीं करता, ठीक है। ये काम तुम्हारे है। नाउ these were 8 major and rest minor committees of Constituent Assembly. They handled important tasks to be done या handled for the future governance as well as while to help the drafting committee
ड्राफ्टिंग कमिटी। क्या ये कमिटीज इंटरिम गवर्नमेंट का भी काम संभाल रही थी क्या? नहीं, उनके कुछ कुछ काम को चेक कर रही थी। सर आप भी हम सबकी तरह खाकर टी शर्ट से हाथ पोंछते। ये सॉरी, माय बैड। नाउ अब मैं आने वाला हूं एक सबसे बड़ी कमेटी के पास, बड़ी तो क्या लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी के पास, द ड्राफ्टिंग कमेटी। अंबेडकर जी के साथ कुछ 7 लोग और थे, और ये टोटल 8 लोग मिलके ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी इसके पास जिम्मेदारी थी देश का सारा जो हमारा संविधान बनेगा उसको बना के संविधान सभा में लेके आओ। ठीक है, इनका सबका अपना अपना पर्पस था। ड्राफ्टिंग कमेटी का पर्पस सबसे इंपॉर्टेंट था कि देश का संविधान बनाना है। ठीक है, देश का संविधान बनेगा, उस संविधान को ये संविधान सभा ओके करेगी, तो वो संविधान बन के तो आए, पहले वो बनाई जिम्मेदारी इनकी थी। लेकिन इस कमेटी को हेल्प करने के लिए भी कुछ कुछ कमेटीज हेल्प कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल नलिनी रंजन सरकार जी की कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ संविधान। ठीक है, ऐसे। नाउ आगे चलते हैं, अब हमारी आगे चलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी पे। द ड्राफ्टिंग कमेटी, इनका सम्मान से इनका नाम लेना। इस कमेटी ने बहुत मेहनत करी है। इस कमेटी ने संविधान सभा के सारे मेंबर्स के उल्टे सीधे सवालों के जवाब दिए, और इन्होंने कम से कम नहीं तो 2 साल 11 महीने, जितने भी हमारा जो भी टाइमलाइन है हमारी, उतने समय तक पूरे देश भर के लोगों से ताने सुने हैं। इस कमेटी ने पूरी संविधान सभा के लोगों से सवाल जवाब करके आंसर जीत के संविधान हमारा बनवा के दिया है। ठीक है, नाउ इस कमेटी पे आते हैं हम, और ये कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, डन, ये तो मालूम पड़ गया। सेटअप ऑन 29 अगस्त 47। ठीक है, आ गए। नाउ एक बार ये आ गए, इनको बोल दिया कि करो अपना काम करो, तो अब इन्होंने पहला ड्राफ्ट ही दे दिया 5-6 महीने में। हाँ क्या डॉक्टर अंबेडकर, ये मेजर, हाँ तो मेजर ही तो है ये। हाँ ठीक है, नाउ दे पब्लिश्ड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन February 1948। ठीक है, तो इन्होंने यानी कि हमारे संविधान का पहला रफ ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने बना के पब्लिश कर दिया इन February 1948। कब बने थे? 29 अगस्त को। ठीक 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने बना के पकड़ा के दे दिया, और इन्होंने पूरे देश के लोगों के लिए दे दिया था उस समय पे। हालांकि लोग पढ़े लिखे तो थे ही नहीं देश में, लेकिन इन्होंने जो संविधान बना के दिया था, वो संविधान की पहली ड्राफ्ट पूरे इंडिया के लिए थी कि हर कोई पढ़ लो, चाहे कोई बॉम्बे में रहता हो, चाहे मद्रास में रहता हो, चाहे संविधान सभा का मेंबर हो, चाहे कोई हो, आप ये ड्राफ्ट पहला पढ़ लो और हमें देख के बता दो, सजेशन दे दो सारे के सारे, ये क्या चेंज करने बता दो। ठीक है साहब, ओके डन। यानी ये बात तो क्लियर है कि संविधान हमारा जो है वो आ रहा है। नाउ इन्होंने बोला था कि हम पूरे देश को दे रहे हैं 8 महीने। पीपल ऑफ इंडिया were given 8 months to give feedback, to provide, to discuss and propose amendments, to discuss and propose amendments ठीक है भैया। अब जब लोगों ने इसको भाई इस पे अपने भाई लोगों ने बताया कि साहब हमें जो है इसका जो कलर अच्छा नहीं लग रहा है, लोगों ने बताया संविधान में जो है ऊपर की जो लाइन है हेडिंग उसको चेंज करो, फॉन्ट चेंज करो उसका, लोगों ने कहा इसका जो फॉन्ट जो है और छोटा करो, कुछ भी बताया होगा लोगों ने। ठीक है, तो इन सारे फीडबैक को, इन सारे अमेंडमेंट्स को इन्होंने वापस लिया कि ठीक है भाई बताओ क्या क्या है। नाउ अब इसके बाद इन्होंने सेकेंड ड्राफ्ट उसका पब्लिश किया, हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर से सेकेंड ड्राफ्ट बना के दिया। ठीक है, सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गॉट पब्लिश्ड कब? गॉट पब्लिश्ड इन October 1948।
कि ठीक है भाई, ये सब जो आप लोगों ने बताया हमें, ये रहा, ये है सेकंड ड्राफ्ट। अब इस सेकंड ड्राफ्ट पे संविधान सभा में चर्चाएं होंगी, लेकिन इस कमेटी में कौन कौन लोग थे? इस कमेटी में काफी सारे लोग थे भाई, तो इसमें लिख लो भाई मेंबर्स के नाम। ये कमेटी के मेंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका बहुत सम्मान है भाई, क्या करें। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर जी पहले, तो सबसे ऊपर चेयरमैन, डॉक्टर अंबेडकर जी चेयरपर्सन, ठीक है। इसके बाद ए के अय्यंगार जी, एन गोपालास्वामी अय्यंगार जी, एन गोपालास्वामी, हाँ भाई, आई थिंक वी कांट सेंड आईडी, तुम्हें आईडी भेजनी है अपनी, भेज लो भाई, तुम्हारा जो मन करे, ठीक है। एन गोपालास्वामी अय्यंगार जी, अय्यंगार जी, ठीक है। थर्ड इसमें क्या नाम लिखोगे? थर्ड इसमें नाम लिख लो ए के अय्यर, ए के अय्यर, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ नाम डॉक्टर के एम मुंशी जी, डॉक्टर के एम मुंशी जी, ठीक है। पांचवा नाम एस एम सादुल्ला, एस एम सादुल्ला, ठीक है। छठा नाम इसमें हम लिखेंगे हमारे बी एल मित्तर जी का, उनके बाद में तबीयत खराब हो गई तो उनको फिर हटाना पड़ा, ठीक है। बी एल मित्तर जी, फिर इनको रिप्लेस किया किसने? हमारे एन माधवा राव ने, एन माधवा राव। फिर सातवें डीपी खेतान जी, इनकी डेथ ही हो गई, डीपी खेतान, तो इनको रिप्लेस किया किसने? हमारे टीटी कृष्णमाचारी जी ने, टीटी कृष्णमाचारी। ड्राफ्ट मतलब, अरे यार, ड्राफ्ट माने क्या होता है? ड्राफ्ट माने होता है, जैसे ड्राफ्ट मींस कि उसकी पहली अभी कॉपी, अभी जब तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, जब तक वो एकदम उस पर ठप्पा नहीं लग गया कि हाँ भाई अब ये ऑफिशियल है, तो ऑफिशियल होने से पहले तक वी कॉल इट कि ये ड्राफ्ट है, कि ये अभी रफ है, अभी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अभी जो तुम नोट्स बना रहे हो पॉलिटी के, ये पॉलिटी के नोट्स ड्राफ्ट है, ठीक है। जब तुम एग्जाम दोगे तब तक करंट अफेयर कुछ आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं पार्लियामेंट जब पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें पढ़ाऊंगा लोकसभा की 545 सीट है, लेकिन इस साल तक हमारे सेंसस हो जाएगा और डिलिमिटेशन कमीशन आ जाएगा, दैट मींस कि फिर बाद में हमारी लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, 816 सीटें हो जाएंगी, तो तुम्हारा फिर नोट्स चेंज होंगे। हाँ, साइड हो गया भाई, ले हो गया। ले भाई, ले हो गया साइड, ले हो गया साइड, मत होना मालिक। सही है बेटा, सही है, बहुत बढ़िया फुजैल, बहुत सही। उसका नाम है मस्त कलंदर। यू डोंट रिस्पॉन्ड टू टेलीग्राम डीएम्स। बेटा यार, मुझे सैटरडे संडे का टाइम मिलता है, मैं तब कर देता हूं, लेकिन क्या होता है उतने इतने टेलीग्राम आ जाते हैं कि मेरा जो है दिमाग खराब हो जाता है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। अब कुछ कुछ टाइमलाइन है, तो टाइमलाइन ये कहती है कि इसमें हम कौन सा पॉइंट पे आ गए? वैसे हम अभी तक पॉइंट ही नहीं है इसमें, कोई बात नहीं। ये हो गया पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हो गया दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं, या इसको नहीं, दूसरा पॉइंट हमारे मेंबर्स हो गए, ठीक है। नाउ तीसरा पॉइंट पे आ जाओ। तीसरे पॉइंट पे हम कुछ कुछ डेट्स लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट थी। 4 नवंबर 1948, तो इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को हमारे संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट था, फाइनल
ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इंट्रोड्यूस किया बाय अंबेडकर जी। इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी। ठीक है, अब इसके बाद होगी इस पे चर्चा, भयंकर चर्चा। इस पे 5 दिन का तो पहली फर्स्ट जनरल रीडिंग, 5 डेज जनरल रीडिंग, जनरल फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, ओके। नाउ अब चलो इस पे जनरल डिस्कशन, मतलब इसे हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग, कि नॉर्मली देख लिया, हाँ भाई कैसा अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, अब यही है। नाउ आप रिटन स्लाइड्स लाने वाले थे, लाया हूं अंशिका, लाया हूं। अरे यार तुमने मेरा सस्पेंस खत्म करा दिया। हाँ चलो अब आ जाओ अगले, फिर 5 दिन बाद चलते हैं आगे। तो अब आगे इसके चलो, हमारे अब इसके 1 हफ्ते बाद आगे चलो भाई। तो 15 नवंबर 48, ठीक है, इसके बाद शुरू होती है सेकेंड रीडिंग, और सेकेंड रीडिंग में होंगे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन। ये होगी भयंकर रीडिंग। हमारे देश में कानून आज ऐसे ही पास होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक है, सेकेंड रीडिंग, ये इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, डिस्कशन। ठीक है, नाउ 7,000 से ज्यादा, 7,600 प्लस अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड है ना, और कम से कम नहीं तो 2,000 अमेंडमेंट तो ले ही, इसका यही पे डिस्कशन हुआ ही था। 2,400 प्लस अमेंडमेंट्स डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ इसके बाद होगी हमारी सेकेंड रीडिंग का अंत। तो ये कब माना गया, अंत माना गया इसका, एक इसके जब इसके 3-4 महीने बीत गए, इसके जब भी हमारे पूरा ऑलमोस्ट 1 साल ही बीत गया। 17 अक्टूबर 49, क्या लिखा है मैंने, 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949, 1 साल चली है सेकेंड रीडिंग, जिसमें 7,600 से ज्यादा अमेंडमेंट्स को तो बताया गया था कि ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, और 2600 इससे 2400 से ज्यादा अमेंडमेंट्स को तो डिस्कस किया है पार्लियामेंट में, वो हमारी संविधान सभा में। ठीक है, नाउ अब इसके बाद इस तारीख को माना गया सेकेंड रीडिंग का अंत। सेकेंड रीडिंग एंडेड, सेकेंड रीडिंग एंडेड हो गया। बहुत बड़ा काम है सर, गिलोटीन्ड होता है, डिस्कस नहीं किया जाता है। हाँ यस अभिनव, आई गेट इट वाई तुम ये बात बोल रहे हो, बट लेकिन यार पार्लियामेंट में यार, लेकिन डिस्कशन इज द मेन पॉइंट, और होते तो थे, अब नहीं होते, अब कम हो गए, लेकिन होते थे। नाउ इसके बाद अब जब सेकंड रीडिंग का अंत हो गया, अब होनी है थर्ड रीडिंग। तो थर्ड रीडिंग का भी अंत करा, ये होगी, ये बस खाली बस कहने के लिए। तो जब नेहरू जी का बर्थडे था जिस दिन, बताओ कौन सा दिन था, 14/11/49, थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग खाली फॉर्मेलिटी है, थर्ड रीडिंग, ठीक है, थर्ड रीडिंग इस दिन होती है। इसके बाद 26 नवंबर को 1949 को डॉक्टर अंबेडकर जी, इन्होंने बोला कि भाई अब मेरी बात सुनो सबके सब, तुम लोगों से सबसे मैंने पूरे साल बात कर ली, तुम लोगों के सारे जितने तुम्हारे डाउट थे वो सब मैंने बता दिए। ठीक है, अभिनव का पॉइंट क्या है बेटा, हर्ष वो पढ़ाऊंगा मैं, पार्लियामेंट आ जाने दे, उसको पता है, चिंता मत कर, मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जी मोशन इनका एक मोशन इन्होंने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट, इसमें हमारी संविधान सभा में। इन्होंने बोला द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, ये इन्होंने बुलवाया। ठीक है, सुनना ध्यान से। 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग शुरू होती है। 10-12 दिन बाद
अंबेडकर जी का एक मोशन, जो मोशन उन्होंने उसमें एक मोशन उन्होंने प्रस्तुत किया हमारी संविधान सभा में। उन्होंने बोला कि भाई द संविधान एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, अब पास करो इसे। तो उस दिन 26 नवंबर 1949 को इसको हमने अप्रूव कर दिया कि डन, बहुत बढ़िया, बहुत सही काम किया है, ठीक है। अब ये उस दिन संविधान सभा ने इसको फिर ओके कर दिया, वॉज पास्ड। अंबेडकर जी का मोशन, अंबेडकर जी का एक विचार जो इन्होंने प्रस्तुत किया, जो इन्होंने मोशन में लाया, एक विचार क्या था? विचार था द संविधान एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। इस मोशन को इस दिन पास कर दिया गया। मैं अपना पीडब्ल्यू वाला पेन अपने मजिस्ट्रेट ऑफिस में ही यूज करूंगा, है? हां, शराब खाते हो और हमें भूख लग जाती है, कहां लिखे हो बे? हाँ हाँ, आगे चलूं? आगे चलूं भाई? देख रहे हो इतना बड़ा चिप सही है, मेरे मुंह में भी नहीं आएगा ये तो, या आ जाएगा? चेक करूं क्या? आगे चल रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं। नाउ उसी दिन 26/11/49 284 members signed the कॉन्स्टिट्यूशन। उसी दिन साइंड। अरे यार गला सूख गया इतना बड़ा खा के। जर्मनी के फ्लैग में लाल पीला काला होता है, कहां है काला, कहां है इसमें? हाँ, and constitution was adopted and enacted and given to the people of India. हाँ, आपका पेट है या खेत? अच्छा, मजे ले रहा है, कोई बात नहीं, ये तो हक है तुम्हारा। वैसे पता मेरे पास एक और चिप्स है, ऐसे ही थोड़ा मीडियम साइज का है ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ये पता है चिप्स काय का है? ये शकरकंदी का चिप्स है। शकरकंदी जानते हो, स्वीट पोटैटो, उसका चिप्स है ये। मैं आलू खाता नहीं हूं। हाँ, ये जो होशियार लिख रहा है ना यहाँ पे, देव शर्मा, इनएक्टेड ऑन 26 जनवरी। प्रीएम्बल खोलो और प्रीएम्बल में देखो जरा उस पर क्या लिखा हुआ है। वी अडॉप्ट, इनएक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। विच डे? 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी को एनफोर्स हुआ था। अगर गधों वाली बात करी, मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरे बच्चे, तुम होशियार हो यार, तुम अच्छे बच्चे हो, ये बातें मत करो।
26 जनवरी के दिन एनफोर्स हुआ था। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ ऑन द डेट ऑफ 26 नवंबर 1949। वो 22 लिख रही है। मेरा फास्ट है नहीं यार, मैं तो इतना ज्यादा हूं कि मैं भगवान बहुत ज्यादा मानता हूं ना, तो इसलिए मेरा हर दिन फास्ट होता है। मैं सारे भगवानों को मानता हूं। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन originally had 395 articles under in 22 parts, along with a preamble and 8 schedules। आपसे फास्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, और क्या, एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं फास्टिंग करूंगा तो देश की भुखमरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो इसलिए बियर्ड में चिप्स लगा हुआ है? नहीं, वो सफेद बाल है। कंफ्यूज हो गए तुम मेरी पर्सनालिटी पे। हाँ, हर मैजेस्टी हैज अराइव्ड, ठीक है। एंड 8 शेड्यूल्स। तो जब संविधान आया, जिस समय आया, उस समय पे 395 आर्टिकल्स थे जो कि 22 पार्टों के अंदर थे, और एक प्रियम्बल थी सबसे ऊपर, सबसे लास्ट में 8 शेड्यूल थे, ठीक है। आज ये बढ़ के हो गया है 470 प्लस। आप इतना खाते हो, बट आसिम सर मोटे लगते हैं आपसे, क्योंकि आसिम सर डाइटिंग नहीं करते हैं। आसिम सर खाते हैं बढ़िया बढ़िया खाना, व्यंजन। आसिम सर खाते हैं एकदम हैवी आइटम। आसिम सर खाते हैं रात को 9-10 बजे खाना। मैं शाम को 7-8 बजे मेरा डिनर ओवर। मैं हूं स्मार्ट आदमी, मैं हूं होशियार आदमी, है ना। नाउ आगे चलें, चलो भाई। अब ये याद रखना, ये अभी तक हमने संविधान को साइन करवाया है, हमने संविधान पे साइन करवाया है। ऐसे 284 लोगों ने, इन मेंबर्स ने इस पे साइन किया। अगर आपने मेरी YouTube पे एक वीडियो देखी होगी, मैंने इतना बड़ा संविधान लाके आपको दिखाया था, मेरे हाथ में था, इतना बड़ा, मेरे हाथ से खुल भी नहीं रहा था, वो इतनी बड़ी किताब थी। ओरिजिनल था, ओरिजिनल की कॉपी थी मतलब वो, ठीक है। तो उसमें लास्ट में कई सारे सिग्नेचर थे। उसमें 12वें या 13वें नंबर पे डॉक्टर अंबेडकर जी का सिग्नेचर था, है ना। मेरा नाम लीजिए, आलोक कुमार रंजन जी। ओके जी, ले लिया। नीतीश नाम है ऊपर तो। चलो नाउ आगे चलते हैं, कहानी हमारी इसको और बढ़ाते हैं आगे। तो अब इसमें क्या हुआ कि इसमें, लेकिन जब संविधान आया, किस दिन आया था? किस दिन आया था हमारा? इस दिन हमारा संविधान जो है साइन वाइन हो गया, रेडी, डन। अब क्या होता है, ये कौन सा पॉइंट हो गया भाई? 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9। नाउ अब आ जाओ 10th पॉइंट पे। तो क्या होता है कि संविधान के कुछ प्रोविजंस, सम प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन came into effect on this तो भूल जाओगे तुम लोग, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, on 26/11/49 itself। Why? क्योंकि कुछ ऐसे काम थे जो देश में जल्दी करने थे itself, like elections, फिर सिटीजनशिप, फिर नहीं, ये तो ज्यादा डार्क हो जाएगी। हाँ, सिटीजनशिप, जैसे इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल प्रोविजन हो गए हमारे, कुछ भी और ढूंढ लो, कुछ भी हमारे प्रोविजनल पार्लियामेंट, एटसेट्रा 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 एटसेट्रा, ठीक है, ये हो गए। लेकिन बाद में पूरा संविधान कब आया? 26 जनवरी 1950 उस दिन आया, ठीक है। 26 जनवरी 1950। द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, came into the force
came into force. Known as the date of commencement. इसको अलग इंक से लिखो. Known as the date of commencement. जब आगे चैप्टर आएगा सिटीजनशिप का, जब आगे चैप्टर आएगा सुप्रीम कोर्ट का, जब आगे चैप्टर आएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का, वहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बनेगी. ठीक है, वहां पे डेट ऑफ कमेंसमेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. 26 जनवरी 1950 इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट, इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ अवर फुल कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन कुछ कुछ प्रोविजंस थे जो पहले दिन ही लग गए थे. बिल्कुल संविधान रेडी हुआ, साइन हुआ, लास्ट साइन जिसने किया उसके बाद संविधान लागू हो गया. कौन से प्रोविजन? जैसे इलेक्शंस, जैसे नागरिकता, जैसे प्रोविजनल पार्लियामेंट, क्योंकि एटसेट्रा एटसेट्रा, शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट और भी कुछ चीजें थी. ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि हमने पहले ही लागू करवा दी. हमने कहा भाई इसकी जरूरत हमें अभी है, क्योंकि उस समय भाई विभाजन हुआ था. कुछ हुआ ऐसे, उस समय भाई विभाजन हुआ था. तो विभाजन जब हो रहा था उस समय पे क्या हुआ था, क्योंकि लोग आ जा रहे थे, लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान गए, फिर वहां पीटे गए, फिर वापस आए. तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये कुछ कुछ हमें प्रोविजन पहले ही चाहिए थे, हमने उनको पहले लागू करवा लिया. पहले करो, पहले करो. 26 जनवरी को फुल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया. इस दिन को बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ एनफोर्समेंट. जब मैं पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, जब मैं सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं सिटीजनशिप पढ़ाऊंगा, जब मैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज पढ़ाऊंगा, आई विल टेक हेल्प ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखूंगा मैं खाली. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट मींस 26 जनवरी 1950, नॉट 1949. गॉट इट सर? योर एज. मैं 150 साल से तो पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, उसके पहले मेरी 3 शादियां हो गई, खत्म हो गई. हां, आपके लिए मैडम देखिए मैंने आपको. चलो ठीक है भैया. अब जैसे ही संविधान का लागू हुआ 12, एज सुन एज कॉन्स्टिट्यूशन गॉट कमेंस्ड, इस संविधान ने आते ही क्या किया, संविधान जैसे ही लागू हुआ हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई कुछ चेंजेस जो पुराने थे उसको हटाओ. अब तो कुछ कुछ ऐसे 2-3 एक्ट, उल्टे सीधे एक्ट सबको हटा दिया. ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट बने हुए थे, गए आउट. उन्होंने नया रूल बना के दिया था, आउट, नहीं चाहिए, संविधान रेडी है हमारा, ओके डन. ठीक है, दैट मीन्स जैसे ही कमेंस्ड हुआ है, हमें हुआ कमेंसमेंट बिगैन. कॉन्स्टिट्यूशंस कमेंसमेंट बिगैन. क्या होता है, संविधान कुछ कुछ चीजें हटा देता है. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट याद करो. इंडियन इंडिपेंडेंस कहां बना था ये? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इसके अलावा जीओआई 1935, जीओआई 1935. जीओआई फुल फॉर्म क्या है? जीओआई की फुल फॉर्म क्या है? हां, ठीक है. नाउ इसके अलावा ये सब के सब एटसेट्रा एटसेट्रा वर रिपील्ड, खत्म, डिलीट, इनका काम खत्म हो गया. अलोंग विद इन एक्ट्स में कोई अमेंडमेंट हुआ होगा तो वो भी हट गया. अलोंग विद amendments and enactments of these acts, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यस, थैंक गॉड. भगवान मेरा भला हो, भगवान मेरा भला हो. हां, ठीक है. इस संविधान ने एक एक्ट को अबॉलिश नहीं किया. वो कौन सा एक्ट है वो लिख लो अलग से. कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट
डिडंट abolish या डिडंट रिपील abolition of Privy Council Jurisdiction Act. What is the reason for enforcement of Constitution only on 26 जनवरी? बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। मैं बताऊंगा इसका जवाब, मैं बताऊंगा, ठीक है। संविधान ने एक एक्ट को हटाया नहीं। कौन सा एक्ट था? एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट पास्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये जो एक्ट है एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट, इस एक्ट को संविधान ने नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट था ना, ये एक्ट एबॉलिश क्या कर रहा था? राजा का, ब्रिटेन के राजा का ज्यूरिसडिक्शन हमारे देश के ऊपर। तो इस एक्ट ने उस राजा के ज्यूरिसडिक्शन को हटाया था। संविधान ने कहा हाँ ठीक है, ये तो बढ़िया एक्ट था, तो ठीक है रहने देते हैं इसको, क्यों हटाएं इसको, सही है, फिर क्या दिक्कत है। तो इस एक्ट को नहीं हटाया गया, बस बिकॉज this act itself abolished the crown's jurisdiction over India's justice administration। What is the role of B.R. Ambedkar जी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस? बेटा अंबेडकर जी ने का रोल क्या बताऊं यार, कहां से बताऊं मैं, कहां से शुरू करूं। दैट पर्सन, दैट स्टेट्समैन, महान नायक, ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। वो अपने समय से बहुत आगे थे। प्रिवी काउंसिल, बताओ इन्हें। प्रिवी काउंसिल मतलब क्या है? वर्ड क्या लग रहा है? प्राइवेट, प्रिवी, पर्सनल, प्रिवी मतलब अंदर, ठीक है। तो अब ये प्रिवी काउंसिल क्या था? ये ब्रिटेन के क्राउन का, ब्रिटेन का राजा उस समय का किंग जॉर्ज 6, तो उस समय का राजा किंग जॉर्ज 6 था। तो किंग जॉर्ज 6 क्या करता था? उनके पास वो अपने कुछ मंत्री मिनिस्टर के साथ बैठ के वो डिस्कस करते थे कि यार इंडिया के बॉम्बे प्रांत में जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उसको मैं पलट दूं क्या। ये ब्रिटेन के क्राउन के पास पावर थी पहले। हमारी संविधान सभा ने ये जब अपनी बनी तो इन्होंने पहले एक एक्ट पारित किया। इस एक्ट का नाम था एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट, ठीक है, ओके। तो ये ब्रिटेन के क्राउन के पास एक पावर थी। पावर ये थी कि वो किसी भी हमारे देश के किसी कोर्ट के किसी जजमेंट को पलट दे, किसी की सजा माफ कर दे, किसी की सजा को और ज्यादा बढ़ा दे, कुछ भी कर दे भाई। तो ऐसे केस में ये एक्ट था। वो ये तो तब था उस समय जब तक हमारा वो था, हम जब गुलाम थे। तो इस एक्ट ने पहले तो ये भाई इसके ब्रिटेन के क्राउन का पहले ये काम छीना कि भाई तुम रहना तो तुमसे नहीं पूछना। नाउ अब इस एक्ट को हमारे संविधान ने बदला नहीं, हमारे इस एक्ट को संविधान ने हटाया नहीं कि सही है, बढ़िया है, बहुत अच्छा किया था, इसे क्यों हटाना, ठीक है। तो GOI 1935 एक्ट को सोल फ्रेम ऑफ कंस्ट्रक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा GOI 1935 उसके भी फीचर देखना जरा, कितने सारे हमारे संविधान का बेसिक जो रीढ़ की हड्डी है वो आया है GOI 1935 से, ठीक है जी। आगे बढ़े। एडवांस क्लास शुड बी ऑफ 2 आवर्स, बहुत बढ़िया, थैंक गॉड। अब लो आओ, तुम कहना लिखा हुआ नहीं है, हिंदी टेक्स्ट। अभी BN राव की बात भी करेंगे, वो भी आ रहे हैं अभी। लिखो हेडिंग अपनी कॉपी में, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। शुरुआत में हिंदी का प्रावधान हमारे संविधान में लिखा नहीं था कि भाई हिंदी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। नाउ लेकिन बाद में याद आया कि अरे बाप रे बाप, हिंदी तो लिखी नहीं हमने, आधों को समझ में नहीं आएगा देश में, कैसे करेंगे। तो बाद में
58वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1987 में, तब जाके क्या हुआ, हमारा हिंदी टेक्स्ट पूरा संविधान का ऑथेंटिक माना गया, ऑथेंटिक माना गया। खा क्या रहे हो सर? छिपकली की खाल। सर रिटर्न स्लाइड नहीं सर, हमारी उंगलियां थोड़ी ही हैं, हमसे लिखा थोड़ी जा रहा है कुछ, तुमसे पूछा मैंने। हाँ प्लीज आंसर, क्या सिर्फ एक बार, क्या क्या आंसर करना है? लिखना शुरू करो अपने आप, लिखो बेटा। हाँ मेंस एग्जाम में जी लगाने से मार्क्स नहीं कटेंगे ना? बिल्कुल नहीं कटेंगे बेटा मेरे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। हाँ ठीक है भाई, तो जो हिंदी हमारा टेक्स्ट है हमारे संविधान का, शुरू में माना नहीं गया था, शुरू में पता ही नहीं था कि हिंदी भी लिखना है, भूल गए ना। उसके बाद क्या हुआ, बाद में याद आया, आजादी के ऑलमोस्ट 40 साल बाद याद आया 1987 में। ठीक है, इस समय पे याद करके हमने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो रह ही गया था हमसे। तो ओरिजिनली संविधान का उसमें कोई प्रोविजन नहीं था कि हमारे पास कोई इसका हिंदी रूपांतरण हो कि नहीं हो। हमने कहा ये ही नहीं, हम भूले, उस समय याद नहीं आया। नाउ ये अमेंडमेंट हुआ बाद में, 58th संवैधानिक संशोधन, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ? ये 1987 में। ठीक है, इस अमेंडमेंट ने क्या किया, इस अमेंडमेंट ने एक आर्टिकल जोड़ा, अनुच्छेद 394A, 394A। ये रिटन स्लाइड्स भी लिखना है क्या? यस सुहानी, यस। हाँ क्या लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए? वाई, ये नोट्स क्या चल रहे हैं? ये लक्ष्मीकांत, यूपीएससी वाला, ओपी गोबा, सुभाष कश्यप, तुम्हारी जो है, ये सब का मैंने मिश्रण है। जब जो मैंने पढ़ा है, जो नोट्स मेरे हैं, जो नोट्स मैंने बनाए हैं, उन नोट्स से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। नहीं सर हम तो नहीं जानते। हाँ पहले सुन लो, समझ लो, उसके बाद इसको लिख लेना। ठीक है, सुन ये लो कि हिंदी टेक्स्ट की शुरुआत में कल्पना नहीं करी थी, भूल ही गए, ऑथेंटिक नहीं माना। बाद में 40 साल बाद इन्हें याद आया कि अरे अरे ये करना जरूरी है, ये अगर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे। तो हमारा संविधान शुरू में इट डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन, बाद में याद आया, लगा दिया गया। नाउ आगे चलते हैं। जब हमने इसको चेंज किया तो उस समय पे हमने क्या किया, हमने 394A जब ऐड किया, इसमें हमने बोला कि राष्ट्रपति के पास अब पावर है, द प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल कॉज टू बी पब्लिश्ड under his authority. That means it will be done on behalf या in the name of president. करेगी कौन? हमारी सरकार करेगी। कहां करेगी? पार्लियामेंट में करेगी। करेगी क्या कि हमारे संविधान का हिंदी में ट्रांसलेशन। ठीक है, दूसरी चीज, हमारे संविधान में कोई भी अमेंडमेंट होगा उसका हिंदी में ट्रांसलेशन। ये क्या कहता है? ये संविधान का 394A आर्टिकल कहता है। ये 394A कहां से आया है? ये आया है हमारे 58वें संशोधन से, जो 1987 में आया, हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा। ठीक है, लिखकर पढ़ाए सर, हम बच्चे थोड़े ही हैं, हम तो नन्हे मुन्ने से हैं, हमसे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, हम तो लिख ही नहीं पा रहे, हमें तो दिख थोड़ी रहा है, आंखें थोड़ी, तुम्हारी बटन है यहां पे। हाँ सर लिख, हाँ मैजेस्टी की कसम मत दिखाओ मुझे। हाँ आज सर सोर्स तक करवा दीजिएगा। सोर्स भी है, चिंता क्यों, चिंता किसको है? ये है गधे, ये बनने निकले हैं सेक्रेटरी। इन्हें सर जब तक हाथ से नहीं बोलोगे तब तक तो हम ना लिख रहे। हाँ आए हैं बड़े, ये तुमसे अच्छे तो यूट्यूब के बच्चे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ लेते हो चुपचाप। गो पीपीटी गो, बेटा हट जाए यहां से। हाँ नाउ द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका हर अमेंडमेंट लिख लो, पब्लिश्ड शैल बी कंस्ट्रूड, कि जो भी संविधान का अमेंडमेंट हुआ हो, चाहे संविधान का पूरा खुद का अमेंडमेंट हिंदी में ट्रांसलेशन, वो सबका सब इंग्लिश के बराबर ही माना जाएगा, सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। ठीक है। हां आप तो टाइम भी नहीं दे रहे हो लिखने का, तो लिखते चलो ना, लिखते चलो कि जब मैं बोलूं तभी वो लाइन लिखोगे। नाउ संविधान का और उसका हर अमेंडमेंट का ट्रांसलेशन
इन हिंदी कैसे, शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। इसका सिंपल मीनिंग है कि संविधान का हिंदी में भैया रूपांतरण हो, संविधान के हर अमेंडमेंट का हिंदी में रूपांतरण हो, और जो हिंदी में जो रूपांतरण हो रहा है वो इंग्लिश के बराबर ही माना जाए, वो उनके बराबर ही माना जाए। ठीक है, ओके। नाउ अब जो ट्रांसलेशन होगा हमारे संविधान का हिंदी में, जो हो रहा है या जो हो चुका है, हमारे संविधान के हर अमेंडमेंट का भी ट्रांसलेशन हो रखा है, वो हिंदी में जो किया गया है वो अथॉरिटेटिव है, वो अथॉरिटेटिव है, ऑफिशियल है, ऑफिशियल है ना। पीपीटी मुर्दाबाद, अच्छा। वेल आई लाइक इट, आई लाइक इट। हाँ, व्हाट इज द वेट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बुक? नॉट लेस देन 2 kg, नॉट लेस देन 2 kg, ज्यादा ही है, 2 kg से ज्यादा है। ये स्लाइड लिखनी है, यस ये स्लाइड लिखनी है। रिस्पेक्टेड सर आज के लिए बस है, वह जा यहां से, अभी रुको बेटा तुम। आगे चल रहा हूं मैं आगे चल रहा हूं, लिखने का टाइम दे दीजिए प्लीज। हाँ लिखो कि जब तक सर हाथ से नहीं लिख रहे तब तक हम नहीं मान रहे। अबे जाओ यहां से, ऐसे बनोगे तुम आईएएस। लिखो बेटा लिखो, 1 मिनट बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब से मैं तुम्हें बनाऊंगा सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी। अब से मैं क्या करूंगा, मैं खाली यहां पे अपनी कॉपी खोलूंगा, मैं पढ़ता चलूंगा और तुम लिखते चलोगे। ठीक है, कंटिन्यू, आगे चले। नाउ संविधान का क्रिटिसिज्म, संविधान सभा का क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है? वो ये है कि इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी, इट्स नॉट अ सॉवरेन बॉडी। क्यों? क्योंकि इट वॉज फॉर्म्ड on the scheme of cabinet mission plan, लोग कहते थे अरे साहब नहीं, संविधान सभा जो हमारी बनी है ये सॉवरेन नहीं है, ये कोई सॉवरेन नहीं है, हम नहीं जानते, संविधान सभा तो खुद ही ब्रिटिशों के कहने पे बनी है, तो संविधान सभा हमारी कैसे सॉवरेन हो गई? लोग ऐसा कहते थे। ठीक है, फिर लोग कहते थे इट्स टाइम कंज्यूमिंग। अब बन भी गई तो कितना, 3 साल लगा लिए इन्होंने संविधान लिखने में 3 साल लग गए तुम्हारे। यानी क्योंकि यूएस का संविधान 4 महीने में लिख दिया, उन्होंने खत्म कर दिया काम। और देशों ने अपना संविधान लिखा 5, 6, 7, 8 महीने में लिख दिया, खत्म कर दिया काम। दैट मीन्स ये टाइम कंज्यूमिंग थी हमारी, क्योंकि 2 years 11 मंथ के आसपास, 11 मंथ एंड सम डेज, कुछ 12-18 दिन जितने भी थे, 18 डेज। ठीक है, ये था। ठीक है, नाउ तीसरा क्या था? डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ये हमारे हिंदूज। भाई अब क्या करें, मुस्लिम वाले चले गए पाकिस्तान, तो अब क्या, जो बचेगा वो आएंगे हमारे यहां पे। ठीक है, जब मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, तो अब अगर किसी की दिक्कत आई ना, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं अब से पीपीटियां ही लाऊंगा लिखी हुई। हाँ, अगर किसी ने बोला कि सर हम नहीं लिख पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा, अरे साहब पीपीटी आ गई, ये क्या हो गया, तुम अगर किए मेरे से बकवास, आगे से फ्यूचर में मैं पूरी ऑलरेडी लिखी हुई पीपीटी लाऊंगा और मैं खाली यहां बैठा रहूंगा और बिल्कुल चुपचाप रहूंगा। पीपीटी लिखो, मैं पेज स्लाइड आगे कर दूंगा और तुम आगे चले जाओगे। ठीक है, नाउ डोमिनेटेड बाय हिंदूज बिकॉज ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट वॉज द मेजोरिटी। क्या करें भाई, जब मेजोरिटी हिंदूज की है देश में,
तो वो हिंदूज ही होंगे संविधान सभा में भी। ठीक है, नाउ चौथा क्रिटिसिज्म क्या था हमारी संविधान सभा का? क्रिटिसिज्म दैट मींस कि इसका संविधान सभा का थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ा सा वैसा बोलना कि अरे यार क्रिटिक्स जो बोलते हैं, ठीक है। लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, मोस्ट ऑफ द जितने हमारे मेंबर्स थे देवर मोस्ट मेंबर्स वर लीगल ल्यूमिनरीज। कई लोगों को उन्हें पता था कि भाई ये जो लॉ की पढ़ाई है सबसे बढ़िया है, यही करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। नाउ पांचवा, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने डोमिनेट कर रखा था कि भाई उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। इट वॉज द बिगेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इट वॉज द बिगेस्ट पार्टी एट दैट टाइम। छठा पॉइंट, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि लोगों ने कहा कि इंडिया में उस समय में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। इट वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। हाँ भाई, बैड फीडबैक फॉर पीपीटी। ओके, पीपीटी हाय, ठीक है, मैं सब देख रहा हूं सर। तो सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हैं, हमें समझा या नहीं समझा कुछ की चिंता नहीं क्या सर जी? अच्छा, फोर्थ पॉइंट, हाँ, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। उस समय में इमेजिन करो संविधान सभा में कितने लोग थे? 299 लोग थे, जितने भी सारे। नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, उनके फादर भी थे, ये सब लोग लॉयर्स थे। सरदार पटेल जी लॉयर थे, डॉक्टर अंबेडकर जी लॉयर थे, कोई और डॉक्टर के मुंशी हो, डॉक्टर कोई अय्यंगर हो, कोई अय्यर हो, उषनाथ, ये जो लोग हो, सबके सब लॉयर ज्यादातर थे, सबके सब लॉयर्स थे। मोस्ट मेंबर्स वर लीगल ल्यूमिनरीज। तो इसीलिए लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनियन हो गया था। मतलब ये जितने नेता लोग जो ऊपर गए थे, ये सबके सब क्या थे? ये सबके सब लॉयर्स तो थे ही थे। तो इन्हें लॉ की समझ थी, इन्हें लॉ आती थी, इन्हें लॉ पता थी। तो ये हमारी संविधान सभा का एक आलोचना है, एक क्रिटिसिज्म है कि यहां पे जो लोग गए थे ज्यादातर वो सारे लॉयर्स भरे हुए थे, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। आगे बढ़ूं मैंने पढ़ाया तुम्हें 6 क्रिटिसिज्म। मैंने यहां से शुरू किया। नॉट अ सॉवरेन बॉडी, टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि 2 साल 11 महीने लगा। फिर हिंदू ज्यादा थे क्योंकि हिंदू ही बचे थे इंडिया, उस समय चले गए पाकिस्तान जितने जाने थे उधर के। फिर लॉयर पॉलिटिशियन की, यहां पे लॉयर ज्यादा थे। पांचवा क्या है कि कांग्रेस के लोग ज्यादातर थे। हाँ भाई थे, क्योंकि सबसे बड़े ज्यादातर वही थे, बिगेस्ट पार्टी हमारी इंडिया की, ठीक है। नाउ इसके बाद छठा पॉइंट क्या है कि इसमें सब तरह के लोग नहीं थे क्योंकि भाई देश के चुनाव नहीं हुआ था इसमें। नाउ ठीक है, इट वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। इसमें भाई हमारे लोगों ने, देश की जनता ने इसका भाई चुनाव नहीं किया था। हमारे देश के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने चुनाव किया था, जो लोग ऊपर गए थे। ओके, लॉयर्स थे तो और बढ़िया थे। हां, डन है। आगे चल रहा हूं मैं। ऑल ईयर सर ऐप पीपीटी से पढ़ाएं यहां। हाँ ठीक है, बस ओके, डन है। चलो आगे चलते हैं। नाउ कुछ महिला मेंबर जिनका के नाम बहुत ज्यादा सम्मान से लेना चाहिए, ठीक है। जी दुर्गाबाई जी, अम्मू स्वामीनाथन जी, राजकुमारी अमृत कौर मैम, फिर दक्षायनी वेलायुधन जी, ये सबकी फोटो लगी हुई है। देयर वर टोटल 15 मेंबर्स। देयर वर टोटल 15 women members in constituent assembly, हाँ, लिखने में फोकस हो रहा है, बात कम समझ आई रही है सर। अच्छा ठीक है, नाम नोट करना है, नाम लिखा तो हुआ है सामने। इनके 4-5 के नाम भी आप लिख लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। कईयों के नाम आपको याद हो जाने चाहिए।
सरोजिनी नायडू जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी, इसके बाद बेगम रसूल, फिर इसके बाद कमला चौधरी मैडम, रेणुका रे मैडम, सुचेता कृपलानी मैडम, इनका तो नाम आप पहले भी सुन रखे हो, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर हो गई, अम्मू स्वामीनाथन जी हो गई। तो अब ये ऐसे 15 ये ऐसे महिला मेंबर थे जो हमारे संविधान सभा में थी। ये हर बार जिक्र जब भी होता है तो इनका नाम लोग भूल जाते हैं, इनका नाम हमेशा लोग भूल जाते हैं, इनका नाम हमेशा लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम इनको ऐसे नहीं भूलेंगे। हंसा मेहता भी थे, हाँ ठीक है, यस यू आर राइट। हाँ सर कल अब किसने पूछा तुमसे? हाँ उड़ीसा से, हाँ ठीक, मालती देवी मैडम, वेरी गुड वेरी गुड। मालती चौधरी वैसे, हाँ। पीपीटी ऑल्सो गुड, अगर उसमें पैराग्राफ की जगह माइंड मैप्स हों। अच्छा ठीक है, डन है, डन है, जैसे चाहोगे वही होगा। सिविल सर्विसेज से कोई क्यों नहीं था? क्यों होगा? जो थे अभी दिखाऊंगा वो कौन थे। इसमें कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जैसे ये, इनका नाम है सर BN राव। ये संविधान सभा के लिए कुछ कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारी संविधान सभा की जो सील थी वो क्या थी? एलिफेंट। ये देश का उस समय का मैप बना हुआ है और बीच में इसके हाथी का फ्रंट प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी एलिफेंट, ये हमारा सिंबल हो गया, सिंबल, सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, नाउ SN मुखर्जी जी इसके चीफ ड्राफ्ट्समैन थे हमारी संविधान सभा के। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सर BN राव हमारी संविधान सभा के लीगल एडवाइजर, हमारी संविधान सभा के लीगल एडवाइजर। कौन? संविधान सभा के। किसकी बात हो रही है? सर BN राव की। इकलौते ये हैं दुनिया में जिनके पास खिताब है, इन्होंने ही हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अनदर कंट्री। इन्होंने 2 देशों का संविधान लिखा है। एक्चुअली में जो पहला ड्राफ्ट था जो पेश हुआ था, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने पेश किया था देश भर के लोगों के सामने, वो इन्होंने लिखा था सर BN राव। और इन्होंने ही एक और देश का संविधान भी लिखा है। ओके, ही वॉज अ वेरी कूल पर्सन, ही वॉज अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन। ये पहले IAS थे, फिर इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी और ये जज बन गए। ये गए जजशिप में, इंटरनेशनल कोर्ट में भी चले गए थे ये, वहां पर स्विट्जरलैंड वगैरह में अच्छी अच्छी जगह रहे, बड़ी बड़ी जगह रहे, ये बहुत बड़े आदमी थे। इनके भाई इंडिया के RBI के गवर्नर थे, ठीक है। इनकी फैमिली बहुत भयंकर थी, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ये बहुत ही ज्यादा होशियार लोग थे। नाउ PBNR, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, पाकिस्तान का नहीं लिखा है तरुण, इन्होंने दूसरे देश का लिखा है। वो देश मैं तुम्हारे सरप्राइज छोड़ रहा हूं, वो ढूंढ के बताना कौन सा देश था। अब नई पॉलिटी आ रही समझ। हाँ बेटा, अब क्यों आएगी? अब तो सच में अरे बाप रे बाप क्या हो गया है। अब तो जो है ओ हो, अब तो क्लास में साक्षात यमराज आ गए, है ना। कंट्री का नेम क्या है? M से शुरू होता है। चलो ये भी बता दिया मैंने। हाँ, कौन सा दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है? कंट्री का नाम M से शुरू होता है। मैं ये बता रहा हूं बस, मैं आधा अधूरा ही लिख पाई सारी PPT। ओ अच्छा। नाउ जो ये साहब बैठे हैं, इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने अच्छे से उकेरा है, इन्होंने कैलीग्राफी से लिखा है। जितना भी आपको जो उसमें दिखता है ना, वी द पीपल, WV ऐसे बना के, वी जो ऐसे कर करके लिखा हुआ है, वी द पीपल ऐसे कर करके जो लिखा है वो इन्होंने लिखा है। दैट कैलीग्राफी, दैट स्टाइल ऑफ कैलीग्राफी वो इनकी है। मलेशिया कह रहा है वो, देख। हाँ ठीक है। एक्चुअली में अगर तुम्हारे कोई आइडियल होने चाहिए तो वो ये होने चाहिए, सर BN राव। इनका नाम के आगे सर लिखा हुआ है, इमेजिन करो। ओके, तो ये बात हो गई। अब एक बार संविधान का सोर्सेस ये भी देख लेते हैं। अभी तो 6:50 ही हुआ है, अभी क्या टाइम है? अभी तो आज की क्लास 7 बजे की कैंसिल है आप लोगों की। टाटा, जिसको जाना है वो जा सकता है। बाद में तो हम गाने भी गाएंगे यहाँ पे, बाद में हम यहाँ पे जो भी करेंगे, कुत्ते बिल्ली सारे आएंगे यहाँ पे, लेकिन क्लास तो अभी चलेगी। जिसको दिक्कत है वो अपनी ओपिनियन बताए मुझे एक चिट्ठी पे लिख के, और चिट्ठी को मैं उठा के फिर डालूंगा डस्टबिन में, ठीक है।
देख लो, तुम्हारा मन है। नाउ अब सोर्सेस, एक हम रफ स्केच देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में कहां कहां से क्या क्या इन लोगों ने उठा के डाला है। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गॉट इट। अब दुनिया भर के कई सारे देश हमसे पहले आजाद हो रखे थे, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम भैया कुछ भी था, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, हमारा यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, हमारा ये यूएसएसआर हो गया। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे देश थे, सब तरह के देश थे दुनिया भर के। ओके, तो ये हो गया जापान, ये हमारा कोई और सा हो गया, ये तो मेरे ख्याल से हमारा ही लगे। तो अब कई सारे देश थे, इतने सारे लोग थे, इतने सारे सब तरह के देश थे। नाउ अब क्या करना है, इन सब देशों के संविधानों से कुछ कुछ छांटेंगे हम, कुछ छांटेंगे हम। तो हमने क्या क्या छांटना शुरू किया। सबसे पहले तो हमारा GOI 1935, जो ये एक्ट था, सबसे पहला इसी एक्ट था, ये हमारा एक्ट था। सबसे बड़ा सोर्स यही था, सबसे बड़ा सोर्स यही था। क्या था ये GOI 1935, जो किसने पारित किया था, ब्रिटेन की सरकार ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने उसको पास किया था। ओके, इस एक्ट ने, ये लिखना मत अभी, बस खाली समझ लो, मैं ये दोबारा लेके आऊंगा, दोबारा इसको लिख लेंगे, अभी बस समझ लो जल्दी जल्दी। तो GOI 1935 अभी लिखना नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिख पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो पहले। GOI 1935 में कुछ प्रावधान लिखे थे कि हमारे देश में 1935 में ही क्या क्या होना चाहिए, फेडरल स्कीम, दैट मींस सेंटर प्लस स्टेट, सेंट्रल प्लस स्टेट। फिर हमारे देश में गवर्नर का ऑफिस कैसे कैसे होगा, हमारे देश में जुडिशरी कैसी होगी, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे कैसे कैसे होंगे, हमारे GOI क्या है, हमारे देश में इमरजेंसी प्रोविजन कैसे कैसे होंगे, ठीक है। फिर ये देखा ब्रिटेन का अपना पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर जो है, जो ब्रिटेन का अपना पार्लियामेंट है, वहां का स्ट्रक्चर हमने देखा, वहां पर कैसे होता है भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पे, फिर वहां पे रूल ऑफ लॉ होता है, फिर सिंगल सिटीजनशिप होती है, फिर कैबिनेट सिस्टम होता है, प्रेरोगेटिव रिट्स होती है, बाइकैमरलिज्म होता है, दैट मींस अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, जो भी होता है ये हम देखेंगे हमारे यहां कैसे कैसे है, ये अपर प्लस लोअर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। ओके, टीचर चेंज करवाऊं तुम्हें, समीर बताओ कौन सा टीचर चाहते हो, उसी टीचर की बात कर लेंगे। हाँ, हम बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने लिखने के लिए बोला ही नहीं इसको, मैंने बोला डोंट राइट इट, ठीक है, डोंट राइट इट, अभी मत लिखो इसको, मत लिखो इसको। नाउ आगे चलते हैं, हम देखते हैं और भी देशों से कुछ सीखा हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स यूएस से, जुडिशियल रिव्यू ये भी यूएस से, प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट कैसे होगा ये यूएस से, फिर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज का ये हमने यूएस से देखा, वाइस प्रेसिडेंट ये हमने यूएस से देखा। ओके, नाउ इसके बाद डीपीएसपी और हमारे मेंबर्स कैसे कैसे नॉमिनेट होंगे राज्यसभा में, ये हमने सीखा आयरलैंड से, कपिल सिक्का सर से। ओके ठीक है, डन। मंजू मैडम, हाँ ठीक है, डन, जैसे कहोगे, हाँ ठीक है। भारद्वाज सर कौन से, मुझे पता भी नहीं है, हाँ ओके, जैसे चाहोगे वो तुम्हारा करा दूंगा मैं। वैसे भी मेरा तो वैसे भी कल की क्लास के बाद मेरा थोड़ा हो गया मूड के यार, ना मेरा मन नहीं पढ़ाने का, चलो खैर ठीक है, मैं तो वैसे भी एक दो और क्लासें करूं फिर तो मैं अपना बोरिया बिस्तर समेटू। नाउ कनाडा के संविधान से हमने क्या सीखा, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर हमारी रेसिडरी पावर सेंटर के पास रहेगी, दैट मीन्स कि कोई भी आने वाले समय में कोई अगर चीज चेंज करनी है तो वो चीज सेंटर ही चेंज कर सकता है, ठीक है। नाउ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी है, बहुत बढ़िया। नाउ अब हमने कहा ये सब तो ठीक है सर, ये तो हमारे संविधान के डिफरेंट सोर्सेज हैं, ऑस्ट्रेलिया से है, जापान से है, साउथ अफ्रीका से है, यूएसएसआर से है, फ्रेंच से है, ये सबके सब दोबारा हमारे फिर से आएंगे। नाउ ठीक है भैया, ओके, पर संविधान में अभी है क्या क्या, अभी संविधान में है क्या क्या, जो हमने अभी तक देखा है वो ये है, जो हम आगे अभी तक हम संविधान में देखेंगे वो क्या होगा, वो आर्टिकल 1 से 4 जो पहले पार्ट में आएगा, फिर आर्टिकल 5 से 11 दूसरे पार्ट में आएगा, फिर आर्टिकल 12 से 35 तीसरे पार्ट में आएगा, फिर आर्टिकल 36 से 51 चौथे पार्ट में आएगा, आर्टिकल 51A इकलौता एक आर्टिकल इसके अंदर 10-11 पार्ट है, वो 4A में आएगा। ये सब क्या है, ये आगे आगे चल के हमारे संविधान का ढांचा है, ये ऐसा ढांचा है, ऐसा ढांचा है, ये सब ढांचा है। पंचायती राज इसमें है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें है, इमरजेंसी इलेक्शंस इसमें है, फिर इसके बाद हमारे स्पेशल प्रोविजन है कुछ क्लासेस के लिए, फिर इसमें आगे बढ़ो भैया और चीजें हैं, शेड्यूल
शेड्यूल जो हमारे संविधान में लास्ट में जो 12 शेड्यूल लिखे हुए हैं, 12 शेड्यूल्स एज ऑफ नाउ, जब मैं संविधान का पढ़ाऊंगा सारे फीचर्स तब ये दोबारा से आएंगे, ठीक है। ओके। तो ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसको लिखना नहीं है, ठीक है। डन है, क्लियर है। ये दोबारा से अभी आएंगे। मंजू मैम से बात करनी, ठीक है। मंजू मैम को मैं बोल दूंगा, मंजू मैम इस प्रारंभ 2028 में आप आ जाना, क्योंकि बच्चों को जो है बच्चों से लिखाया नहीं जा रहा है, बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं। देवेंद्र सर होंगे, हाँ देवेंद्र सर आ जाएंगे, ठीक है। कपिल से, क्योंकि भाई मेरे तो बच्चों का इस साल एग्जाम है 2026 वालों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। चाचा को देख लो भैया, चाचा को तुम एक दो और क्लासेस में देख लो, फिर तो चाचा की छुट्टी। हाँ आओ भाई, कौन है बिल्ली देख लो 1-2 बार और लास्ट बाय, उसके बाद ही बिल्ली जा रही है। ना ठीक है। कपिल सिक्का, भरत सर, हाँ ठीक है, डन है। हाँ भाई, मंजू मैम से ठीक है, ओके डन। कपिल सिक्का या भरत सर, ठीक है, डन। और बताओ कोई। कपिल सिब्बल को बुलाया जाएगा, लॉ ही पढ़ लेना। फा होगा तुम लोग के साथ बेटा। मैं चला आदित्य लैंड पे। हाँ, मैंने अपना खोल लिया है नया सेपरेट एक बिजनेस, और मेरा ध्यान अब उस बिजनेस पे है। मेरा आप लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मेरा ध्यान है कि मैं जादूगरी सीख रहा हूं, और मैं अपना वो सीखूंगा, जादू करना, ब्लैक मैजिक करना सीखूंगा। और अब जो है मैं 100 रुपए से 2 लाख रुपए बना लिया करूंगा, देखना मेरा मैजिक। तो पढ़ा लोगे तुम, पढ़ तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आई नो यू कैन स्टडी, आई नो यू, अ लॉट ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, अ लॉट ऑफ यू आर मोर देन स्मार्ट। सो तुम्हें वैसे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। चलो ओके गाइज, टाटा बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे शार्प, लव यू।